अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, फिट हैं, हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा जनाब, आज कुछ बात करते हैं मेमोरीज़ के हवाले से कि हमारी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जिन लोगों से भी हम मिलते हैं, जो भी हमने टाइम गुजारा होता है, ये जो मेमोरीज़ होती हैं ना, ये बड़ी ख़ास होती हैं। तो कोशिश किया करें कि हाँ, आप जहाँ पर जिसके साथ भी जब भी काम कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं या किसी भी इवेंट पे जा रहे हैं, तो उसको मेमोरेबल बनाएं और उसको ऐसे गुजारें कि जब कुछ सालों बाद आपको वहाँ की याद आए या कुछ सालों बाद आपको वो चीज़ें याद आएँ तो आपको खुशी महसूस हो। मतलब आप जिस जगह जाएं उस जगह आप हैप्पीनेस छोड़ कर आएँ, जिस जगह जाएं आप वहाँ पर खुशियाँ बिखेर कर आएँ और जिस जगह भी आप रहें वहाँ से चले जाने के बाद लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखें और आप उस जगह को प्रिविलेज करें और वो जगह आपको प्रिविलेज करे। तो हमेशा आप जिस भी इवेंट पर जा रहे हैं, हमेशा आप जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ बड़े दिल से काम करें, बड़े सिंसियरिटी से काम करें और फैमिली की तरह काम करें। और ये जो यादें होती हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। मतलब जब आप फ्री टाइम में बैठते हैं और आप सोचते हैं कि जी ठीक है, मैं बोर हो रही हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ, और उसके बाद आप थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और रिकॉल करते हैं वो सारी मेमोरीज़, तो आप अपने लिए ऐसी मेमोरीज़ बनाएं, अपने लिए ऐसी स्पेशल प्लेसेस बनाएं कि वो आपको बेनिफिट करें, वो हमेशा आपको बेनिफिट करें कि आप मुस्कुराएं। और जब आप उनके बारे में सोचें, याद करें तो मुस्कुराएं और जो फ़ैसला ले लेना बस फिर अल्लाह का नाम लेकर उस पर अमल करें और पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना है। तो जी ये तो वो टिप हो गई कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ़ैसलों पर कायम रहना है और अल्लाह को आपने जो है वो सारी चीज़ें अपनी सौंप देनी है, अल्लाह के हवाले कर देनी है और फिर आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने हैं। और अगर आपने हर जगह किसी भी जगह पर आपने खुशियाँ बिखेरी हैं तो इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए कि आइंदा आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल्स आने वाली हैं। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं, किस तरीके से होम रेमेडीज़ काम करती हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में शाह भाई मौजूद हैं और जब शाह भाई मौजूद होना तो बस फिर जहन में कई सारे सवालात आते हैं कि भाई अब शाह भाई हैं तो सारे जितने भी सवालात हैं आपके मेरे सब पूछ लूं, क्योंकि शाह भाई जो है वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बात नहीं कर पाते, हमारे पास थोड़ा वक्त कम होता है। शाह भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। यस अच्छा शाह भाई, ये बताइए कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वाइकल एंड जो भी सारे इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। सर्वाइकल पेन की जो अलामात हैं वो क्या हैं, लोग सर्वाइकल पेन में जब होते हैं तो क्या फ़ील करते हैं, फिर इसकी रेमेडी बताइएगा। देखिए, सर्वाइकल पेन गर्दन के मोड़ों का मसला होता है। हाँ। इसमें बाज़-औक़ात गैप आ जाता है, बाज़-औक़ात यहाँ वेन दबती है और इसकी वजह से हाथ भी सुन्न होने शुरू होते हैं और लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं और ज़मीन ऐसे घूमती हुई महसूस होती है। थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन चकरा जाते हैं। एक ये अलामात होती हैं। दूसरा ये है कि सुस्ती काहिली फील होती है, गर्दन में पेन भी फील होता है, अकड़ जाती है गर्दन। अच्छा। ऐसा भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर कहीं गिर जाते हैं तो फ़ौरी जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लिया करें कि कहीं मोरे तो नहीं हिल गए आपके। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम होती हाँ। है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 2-3 जड़ी बूटियाँ लेनी हैं। एक आपने लेना है चौप चीनी। चौप चीनी एक लकड़ी होती है, बड़ी सख्त होती है। ये आप 50 ग्राम ले लें, सत्तावर 50 ग्राम ले लें, सत्तावर। हाँ। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम। सुरनजान शीरी 20 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये आपको घर में नहीं पीसेगा, ये जिस पंसारी से लेंगे उसी को बोले वो मशीन में पाउडर बना के दे देगा। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। आप देखिएगा कि 5 दिन में इन चक्करों में बड़ी कमी आ जाएगी, आस्ते आस्ते ये जगह सही होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। मुकम्मल ठीक हो जाए, रोक दें। अच्छा, इसकी सिम्टम आप बता रहे थे कि जिनको सर्वाइकल होता है उनको चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उनका सर घूम रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि वो बड़ा डिजीनेस फील कर रहे हैं, क्या फील होता है? भी महसूस होती है। अच्छा, सही। अच्छा, इस तरह भी होता है कि अगर वो सो के उठ रहे हैं और स्ट्रेट गर्दन से मतलब उठ रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब घूम रहा है, सर चकरा रहा है और वो चक्कर रुक नहीं रहे होते, जैसे लेटते बैठते। हाँ, नीचे देखा तो चक्कर आ रहे हैं, अगर ऊपर आपने देखा तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ, ये सर्वाइकल की अलामात होती हैं। हाँ। आप जाएंगे तो सबसे पहले वो इसी का एक्सरे करेंगे, टेस्ट करेंगे, आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है आपकी। सही। तो दूसरा एक ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ हो जाती है अक्सर लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। हाँ।
हाथ ऊपर नहीं जा रहा, ये जगह अच्छा, पकड़ी हुई होती है, फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर शोल्डर, कहलाता सही, है हाँ, ये। हाँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अगर बहुत ज़्यादा रहती हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। और दूसरा ये है कि इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम। अजगन नागौरी और सफ़ेद मूसली 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। आप देखिएगा आस्ते आस्ते आपके हाथ सही होना शुरू हो जाएंगे और हाथ पीछे नहीं जा सकते हैं, ये खुजा भी नहीं सकते हैं, हाँ, ये सब सही हो जाएगा आपका। सही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल। जब ये डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं इसे, सही। इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। सही। अच्छा शाह भाई, लोग जब सोते हैं तो सोते वक्त उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और जब वो उठते हैं तो उनको लगता है एक हिस्सा पूरा सुन्न हो गया और बहुत देर लगती है उनको उसको ठीक करने में। ये किस वजह से होता है और क्या हल है? देखिए जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है ये, और अगर S1 का मोरा दब रहा हो तो उसकी वजह से भी होती है, और डायबिटिक की वजह से भी होती है, शुगर की वजह से भी होती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी होती है ये। ओके, जी, सही। तो याद रखिएगा किसी भी किस्म के सुनपन को ख़त्म करने के लिए हाँ, एक बूटी आती है सतावरी। सतावरी। सतावरी हाँ। भी कहते हैं उसे, सतावर भी कहते हैं। इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। लेकिन इसे कंटिन्यू आपने 40-45 दिन तक यूज़ करना है। फ़ायदा तो आपको 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब ठीक हो जाए फिर इसे रोक लें आप। फिर इसे रोक लें आप, मतलब वो फिर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको फील होता है कि आप ठीक हो गए तो आप स्टॉप अच्छा, कर। सब एक चीज़ है हाँ। कि बाद लोग गिर जाते हैं, उस हाँ, टाइम पे शाह पता भाई, नहीं ये चलता। क्या है, ये क्या है? उस टाइम पे पता नहीं चलता। हाँ। उठ जाते हैं, अपने काम में शुरू हो जाते काम में हैं। लगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये शाटिका पेन कहलाता है, जिसे अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं। सही। इसमें भी कमर के मोरे जो हैं वो हिल जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, वहाँ पे जो वेन होती है वो दबती है और उसकी वजह से भी पाँव सुन्न होते हैं और शदीद इतना दर्द होता है कि चीख निकल जाती है। और कभी ये दर्द नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, कभी एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बोजीदान। एक लकड़ी आती है, बारीक बारीक सी होती है। बोजीदान 50 ग्राम, तुफ़्मे सुम्बालू 50 ग्राम, तुफ़्मे सुम्बालू 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम। सूरजजान शीरी पेन किलर होता है हमारा ये जड़ी बूटियों में, और ये अक्सर औकात कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करती है, इसलिए हम इसकी मिकदार कम डालते हैं, 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से, ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना। इसके भी दर्द में आपके 4-5 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसे 3-4 महीने यूज़ करके फिर छोड़ दीजिए। फिर बेशक छोड़ दें 3-4 महीने, लेकिन इसको यूज़ करना है। हाँ, सही। अच्छा, जिनकी आंखें जो है ना वीक हैं, नज़र की कमज़ोरी है, ब्लर विजन है, या फिर इम्यूनिटी कम होने की वजह से या किसी और वजह से जो है आंखों का इशू है, वो कैसे अपनी नज़र बेहतर कर सकते हैं? देखिए जिनकी भी आंखों का मसला रहता है, सबसे पहले तो अपने आई स्पेशलिस्ट से मशवरा करें कि आया उसके रीज़न्स क्या हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो पूरी आंख का मुआयना भी करते हैं और साथ में उसका एक्सरे भी करते हैं। फिर बताते हैं कि आंख की कौन सी जगह आपकी ख़राब हो रही है, या कोई प्रॉब्लम आई हुई है उसे ठीक करते हैं, या सिर्फ सिंपल आंख कमज़ोर हो रही है आपकी। जिस तरीके से मेरी नज़र है, आप देखें इसमें ग्लासेस लगी हुई हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए कम से कम 4-5 महीने इस्तेमाल करना है आपने। अगर आप खा सकते हैं तो बनाइएगा, जैसे मैं नहीं खा सकता इसलिए मैं नहीं बना रहा। अच्छा, क्योंकि टाइम नहीं है, सुबह और रात हाँ, भागना वो पड़ता है आप, हमें। हाँ सही, तो बिल्कुल। इसके लिए आपने लेना है सौंफ 100 ग्राम, गुलमुंडी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, गुलमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। बड़े जो है 1 चम्मच सुबह, और बच्चों को जो है 1 चाय वाला चम्मच दिन में 2 बार। और ये कंटिन्यू आपने 6 महीने तक देना है। और दूसरा ये है कि इससे आंखें बेहतर भी होंगी, ग्लासेस उतरने के भी चांसेस हैं, और साथ में नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतर है ये। नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, आपने ये जो रेमेडीज़ बताई है ना, नज़र की कमज़ोरी का इशू ये होता है शाह भाई कि इसका ताल्लुक बीपी से भी होता है, ब्लड प्रेशर से भी होता है कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो थोड़ा सा ब्लर विजन हो जाता है। शुगर की वजह से, शुगर की वजह से भी होता है, ब्लड सही। प्रेशर की वजह से भी होता है, हाँ। एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से होता है, और तीसरी चीज़ जिनके गले में बलगम गिरता है, नाक बंद होती है, उनकी भी नज़र भी कमज़ोर होती है, आंखें ख़राब होती हैं, दांत भी ख़राब होते हैं, बाल भी ख़राब होते हैं। बाल भी ख़राब होते हैं। अच्छा,
आंखों में साइड पे जो वो दाना हो जाता है, इसको गोंदनी भी कहते हैं हाँ, कि जी हाँ, ये हाँ, लाल ये रंग का। क्या, हाँ ये किस तरह होता है और क्यों होता है, बार बार लोगों को होता है, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं जी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है आई में। और दूसरा इसका इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें एंटीबायोटिक खानी पड़ती है इसके लिए। एक तो आंखों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। आप अपनी स्किन का। सही। सफाई निस्फ़े ईमान है, ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है। दूसरा हाँ। पानी का टेक ज़्यादा रखें आप। अच्छा। और ये खून की वजह से भी होता है, ब्लड की वजह से भी। जहाँ पे ब्लड का दौरानिया रुकता है वहाँ पे एक दाना या मस्सा भी निकलता है। बाज़ लोगों को ये एक अच्छा। गुठली सी भी बन जाती है जो दाने की शक्ल होती है, बड़ा सख्त होता है और आंखों में दर्द पैदा करता है। ये यूं यूं ओके। खिंचाव पैदा करता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक जी हाँ। नहीं होती तब भी होता है जी ये। हाँ। ओके। आपने पाँच दाने नीम के बीज, 5 दाने, इसे छिलका उतार के 5 दाने सुबह निहार में रोजाना हल्का सा चबा लें, ऊपर पानी पी लें और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ करना है। खून भी धुल जाएगा, दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। जबरदस्त। हाँ, ये तो लेकिन ये है कि आँख की इस जगह पे बहुत नाजुक है, इस पे हम लगाने के लिए ज़्यादा हम नहीं बता सकते क्योंकि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट का, सॉरी जो आई स्पेशलिस्ट है स्पेशलिस्ट आपका, है, हाँ। आप उससे मशवरा भी करें। सही। चलें ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। शाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम डिस्कशन कर रहे हैं रेमेडीज़ से रिलेटेड। शाह भाई, जिस तरह से आपने बताया ना कि ब्लड सर्कुलेशन भी अगर बेहतर नहीं हो तो भी आँख में प्रॉब्लम होती है। अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है इसका बेहतर होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, ये ज़रा बताएं। देखिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जितनी अच्छी चलेगी, जितनी बेहतर रहेगी, हाँ। आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी, आपकी तबीयत में भी अच्छी रहेगी, खिंचाव, हाँ। ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब उनका सर्कुलेशन रुकता है वहाँ पे एक तिल या मस्सा भी निकल आता है। तो ये भी एक चीज़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपने आप को वॉक करें, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपने अक्सर लोगों को देखा है टांगों पे यहाँ पे रगों का गुच्छा बन जाता है, जैसे वेरिकोज वेन। हाँ, हाँ। एक ये हो जाती है, ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। मर्द हज़रात में वेरिकोज सेल की प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए एक ही बूटी आती है सुमलू के नाम से। सुमलू ये पीले रंग की होती है और इसे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ 21 दिन तक इस्तेमाल करें। फिर 1 हफ्ते का गैप डालें, फिर 21 दिन इस्तेमाल करें। आप देखें ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वेरिकोज वेन का इशू जो है बहुत पेनफुल है, नहीं चला जाता। उसकी वजह से जो घुटने हैं, नीज हैं, लोगों को ब्लड आना शुरू हो जाता है रग से। अच्छा। और जख्म बन जाता है इतना बड़ा। ओके। अगर तो उसके लिए केयर ना की जाए, अगर केयर नहीं की जाए तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लोगों ने केयर करनी है, एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी है, वॉक भी आपने ज़रूर करनी है। और अगर आप लंबी वॉक नहीं कर सकते तो घर बैठे ही एक्सरसाइज कर लें उस तरीके से। एक चीज़ और भी बताऊंगा कि आपने अक्सर देखा है ना, लोग कहते हैं कि एड़ियों में दर्द होता है। हाँ सही। सुबह उठते हैं पाँव रखा नहीं जाता, पाँव रखा नहीं जाता। तो ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। एक तो अपनी नींद पूरी करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके एड़ियों में दर्द होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यूरिक एसिड भी आप मद्देनज़र रखें आप, और आम जनरल वीकनेस भी रखें आप। इसीलिए मैं पानी की मिकदार बॉडी में होनी चाहिए आपके। पानी जो कम पीते हैं उनके साथ भी होता है, उनको पिंडलियों में दर्द फील होता है। तो इनको ठीक करने के लिए आपने तुफ़्म करफ़्स, एक बीज आते हैं तुफ़्म करफ़्स, जिसे तुफ़्म करफ़्स भी कहते हैं, उसे साफ़ कर लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना लें पानी के साथ। आप देखें अगर यूरिक एसिड की वजह से हो, ये उसको भी ठीक करेगी। आम कमज़ोरी की वजह से उसे भी ठीक करेगी। और जब नींद पूरी करेंगे आप, वैसे ही आपके पाँव के एड़ियों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त, तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, क्योंकि ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वो कहते हैं जी टिंगलिंग होती है, एड़ी में टिंगलिंग होती है, दर्द होता है, पाँव रखा नहीं जाता ज़मीन पे, और कई मतलब बहुत टाइम लगता है उनको नॉर्मल पोजीशन में आने में कि वो पाँव रख के चल सकें। ये प्रॉब्लम मेरी चची के साथ भी थी। वो यही कहती थी कि बड़े उनकी जो एड़ियाँ थी वो सुन होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा शाह भाई, जोड़ों में दर्द, हाँ, और ये जो घुटनों में दर्द, ये किस वजह से होता है? देखिए, ये कार्टिलेज कम हो जाता है घुटनों में से, इसमें अच्छा। गैप ख़त्म हो रहा होता है, हड्डियाँ खोखली हो रही होती हैं जोड़, और इसमें फिर टक टक की आवाज़ आती है
और अक्सर लोगों का ये वर्म भी करता है, सूजन भी फील हो जाती है। अक्सर लोग जो उंगलियां चटखा रहे होते हैं हाँ। और उसमें से जो आवाज़ आ रही होती है, ये हेल्दीनेस की निशानी होती है या नहीं, क्या? ज़रूरी नहीं है, ये तो आपके हर जोड़ में से आवाज़ आएगी। हाँ। लेकिन वो भी मूव करने से आएगी ना, आपने इनको दबाया तो आवाज़ आ रही है। हाँ। एक होती है घुटनों में से आना, घुटनों में से जब चलते हैं तो कड़क कड़क की आवाज़ आती है। अच्छा, आवाज़ आना कोई मसला नहीं है, सही। दर्द नहीं होना चाहिए। अगर इसमें दर्द शुरू हो गया आपको तो समझ लें आपके घुटनों में कार्टिलेज कम होना शुरू हो गया। ओके। तो इसलिए तो ये एक चीज़ बहुत एहतियात करें। इसमें बाद लोगों को सिर्फ कड़कड़ आवाज़ें आती हैं, फौरी पहुंच जाते हैं। हाँ। आप ऐसा ना करें, आप खाली आवाज़ें आ रही हैं, आप सिंघाड़े ले लें, सही। उसको पाउडर बनाएं, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध के साथ पी लें, 1 महीना पी लें, ये आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी घुटनों में से। लेकिन अगर दर्द भी है तो इसमें गैप ख़त्म हो गया, कार्टिलेज ख़त्म हो गया और खोखला हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ऐसा पेशेंट अगर बैठ जाता है ना तो फिर उठना मुश्किल है, ज़ोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद हर पंसारी से मिल जाता है। काला गोंद हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिल जाए लेकिन अच्छा होता है ये आप ले लें 100 ग्राम। सफ़ेद मूसली 100 ग्राम। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। और जड़ इलायची लकड़ी ये भी 100 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। आप देखें दर्द में 2-4 दिन में आराम आ गया, काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। इसको रोकिएगा नहीं, इसे 3-4 महीने यूज़ करके फिर छोड़ दीजिए। फिर छोड़ दें, वो आपको ज़ाहिर रिलीफ हो जाएगा आपको। हाँ, ताकि ये कार्टिलेज बन गया वापस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब खाना नहीं खा रहे होते हैं तो उनको मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या वजूहत होती है? देखिए, एक तो आयरन की कमी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों के अंदर। बाहर की चीज़ें कोशिश करें बच्चों को ना दिया करें, जो माँ बना के देती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक ये करें, और दूसरा ये है कि इनको भूख नहीं लगती है। हाँ, भूख क्योंकि नहीं आपने लगती। बाहर की चीज़ों की आदत डाल दी थी, उनमें केमिकल्स होते हैं, वो बच्चा कहते हैं मैंने वही खाना है। तो बच्चों का फेवरेट कोशिश करें कि पूछा करें, अच्छी बात है, लेकिन आप शुरू से ही एक आदत डालें कि हर चीज़ खाएं वो घर की। दाल भी खाएं, चिकन भी खाएं, सब्ज़ी भी खाएं, सब खाएं। वो आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा। अगर जैसे बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के, 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच सौंफ डालें। थोड़ी देर के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करके वो पानी पी लें। आप देखें आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे। छोटे बच्चे जैसे 6 साल से 8 साल 9 साल के हैं तो वो 2 दाने आलू बुखारा 1 कप पानी के अंदर डाल लें और थोड़ा सा सौंफ भी डाल लें। थोड़ी देर के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पानी पी लें, यानी 1-1 घूंट करके पी लें। आप देखिएगा फौरी थोड़ी देर में भूख लगेगी, खुद कहेंगे मुझे कुछ खाने के लिए दो, कुछ खाने के लिए दे दें। सही। और ये बड़ा इससे आयरन की कमी भी पूरी होती है। अच्छा, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, वो क्या करें? देखिए, जो बड़े लोग हैं जिनको उम्र के हिसाब से जैसे 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आपने एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रायते के तौर पे खाएं और 45 दिन खाएं। आप फिर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, आप देखना कितने पॉइंट बढ़े हुए होंगे आप। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा शाह भाई, स्किन केयर की थोड़ी सी बात करते हैं। लोग कहते हैं कोलेजन होना चाहिए स्किन में, उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन है चावल का आटा। चावल का आटा। चावल का आटा जो है एंटी एजिंग भी है, हाँ। और ये कोलेजन को भी पूरा करती है। हाँ। ये आप ले लें 20 ग्राम जौ का आटा ले लें और इसके अंदर 20 ग्राम जो है वो सफ़ेदा काशगरी मिला लें, मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें, 1 टाइम रोज़ाना करें और ये कम से कम महीना 1 कर लें। आप देखें आपका चेहरा कितना चेंज होता है, इससे चेंज हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, स्किन टाइटनिंग के लिए जिन लोगों को भी हो, जैसे फेस की स्किन को टाइट करना हो, तो आपने लेना है अंडे की सफ़ेदी। कच्चे अंडे की सफ़ेदी लें, उसके अंदर जो है आपने मूंग की पीली वाली दाल 1 चम्मच, 1 चम्मच चावल का आटा डाल लें, 1 चम्मच जौ का आटा डाल लें, मिक्स किया आपने, पूरे चेहरे पे लगा लिया। फिर बात नहीं करनी है, 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें और फिर धो लें। आप देखना आपको स्किन थोड़ी सी लिफ्ट मिलेगी, लेकिन इसे कुछ दिन कंटिन्यू कीजिएगा ताकि परमानेंट तौर पे आपकी स्किन लिफ्ट हो जाए। ताकि परमानेंट तौर पे एक ये स्किन की होगी, एक बॉडी का लटक जाना, बॉडी का लटक जाना, पेट का लटक जाना, ये डबल चिन होना और ये थाइस वगैरह का फैल जाना। स्पेशली डबल चिन का बताइएगा, लोग इसका बहुत पूछते हैं। डबल चिन इसको ठीक करने के लिए और साथ में इसको बर्न करने के लिए, कम करने के लिए फेट बर्नर आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल आधा पाव 120 ml एलोवेरा ऑयल,
रोगन चित्रक 30 ml, रोगन चित्रक 30 ml, रोगन ज़रावंद ये भी 30 ml। इन तीनों को मिला लें, आपका फैट बर्नर बॉडी टाइटिंग तैयार हो गया। ये घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाएं, फिर शावर ले लें, नहा लें। आप देखना ये आस्ते आस्ते अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, डबल चिन खत्म होनी शुरू हो जाएगी। डबल चिन खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं डबल चिन जो है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, उसके लिए बड़ी लंबी रेमेडीज करनी पड़ती है। इसका असर कितने दिन में? देखिए मैंने आपको बताया ना, ये कुछ दिन आप कर लें, 2-4 दिन आप कर लें, अच्छा। आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। सही। तो ये लटकी हुई बॉडी को भी सही करेगी, डबल चिन को भी खत्म करेगी। सही। मैदे की प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्सर है या फिर खाना हजम नहीं हो रहा। अच्छा, खाना हजम नहीं हो रहा कि यानी अगर आपने ज़्यादा गर्म खाना खाया है तो आपको फील हो रहा है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर आपने बड़े का गोश्त खा लिया या आपने कोई ऐसी हैवी चीज़ खा ली या पराठा खा लिया, तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं हम नहीं खा सकते, और उस वजह से वो खाना ही छोड़ देते हैं, और फिर उनका मैदा यूज टू हो जाता है कि वो जो चिकन है या सब्ज़ी है या एंड ऑल दैट, वो क्या करें? देखिए जिन लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, गट हेल्थ बेहतर करने के लिए, शुद्ध हजम करने के लिए, यानी लकड़ हजम पत्थर हजम, आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम और अनारदाना 50। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम 1 चाय वाला चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ आप देखें हर चीज़ आपकी हजम होना शुरू हो जाएगी। गैस, पेट अफारा, मैदे की जलन, ये सब दूर हो जाएगी। और अगर आपको अल्सर की शिकायत रहती है जिसमें एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अल्सर का सबब बनता है, जलन और दर्द बहुत शदीद होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है रेवन चीनी। एक लकड़ी आती है रेवन चीनी, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी, और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें, मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। आस्ते आस्ते आपका ये जो अल्सर है ये क्योर होना शुरू हो जाएगा और एच पेलोरी का बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एच पेलोरी के बैक्टीरिया की एक खासियत ये है कि ये खौफजदा कर देता है, डर खौफ पैदा करता है, घबराहट बेचैनी रहती है, होता मैदे में, वो कहते हैं मेरे दिल में कुछ हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला सब क्योर हो जाए। सही। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आज ढेर सारी रेमेडीज हमने पूछनी है शाह भाई से। वेलकम बैक। शाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रेमेडीज़ के हवाले से हम बात करें कि होम रेमेडीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से आप इनको अप्लाई करेंगे और फिर आपको हो जाता है जल्दी जल्दी फ़ायदा। अच्छा शाह भाई, हिचकियाँ आना, ठीक है, एकदम एंजाइटी हो जाना, एकदम परेशानी से सांस जो है ऊपर नीचे हो जाना, फ़ौरन से आप शौक की सूरत में आ जाते हैं, इस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए ये अक्सर लोगों के साथ होता है और अगर उनको हिचकी लग गई है तो वो कई दिन तक चल रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए होम रेमेडी के अंदर आपने लेना है 7 पत्ते पुदीना के, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 7 पत्ते पुदीना के, 2 अदद सब्ज़ इलायची, इसे 1.25 कप पानी में उबाल लें, 1-2 जोश दे के फिर इसे उतार लें और ये ठंडा कर लें। ठंडा करके आपने आधा कप पीना है, आधा कप थोड़ी देर के बाद पीना है, यानी 1-2 घंटे बाद पीना है। आप देखना हर किस्म की हिचकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब इसे नीम गर्म भी पी सकते हैं। नीम गर्म भी पी सकते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज जिनको होते हैं, सांस का इशू हो जाता है, तो सांस फूलता हो या दमे की शिकायत रहती हो, इसे अस्थमेटिक एलर्जी कहा जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक फूल मिलेंगे आपको, गुले ज़ूफ़ा, उसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए। अगर इनहेलर यूज़ करते हैं उसे जारी रखना है, खुद से कोई चेंजिंग नहीं करनी, अपने डॉक्टर के मशवरे से करनी है। और गुले ज़ूफ़ा का कहवा पिए, आपको 24 से 48 घंटे में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। तो फिर इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। अच्छा शाह भाई, मैं अब कुछ उन लोगों के हवाले से बात कर रही हूँ जिनके इस तरह से मैसेज आते हैं कि उनकी शादी हो गई है लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बे औलादी जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के लिए। तो इस हवाले से बताइए कि क्या उनको करना चाहिए? देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक होती है ख़वातीन में बे औलादी, एक होता है मर्द हजरात में जरासीम की कमी। इन दोनों के लिए मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। जैसे ख़वातीन में बेऔलादी है, इसमें एग्स का नहीं बनना या PCOS हो जाना या हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, जैसे प्रोलैक्टिन, SH, FSH, इनको ये डिसबैलेंस हो जाना, या AMH जो है इनका लो हो गया, तो और जिसकी वजह से एग्स नहीं बनते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुल सुपारी,
गुल सुपारी। जी हाँ, सुपारी का फूल है, गुल सुपारी कहलाता है। यह आपने लेना है 50 ग्राम। गुले पिस्ता 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, लूत पठानी, और शाशी स्याह 50 ग्राम। क्या? शाशी स्याह, ओके। ये भी 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पीना है, 1 कप सुबह 1 कप शाम। और ये कंटिन्यू आपने 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लीजिए, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। आप देखिएगा इसी 3 महीने में खुद खुशखबरी सुनाएंगे आप। ये होगी ख़वातीन के लिए। मर्द हजरात में जो कि सिमेंस एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो एक्टिव मोटेलिटी है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि कम होती है। रैपिड 25% होना चाहिए, जो कि कम होती है। बाज़ लोगों के तो बिल्कुल नील होते हैं, जिसे इज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। जिनका अप एंड डाउन रहता है तो उनको ओलिगोस्पर्मिया या तारजोस्पर्मिया कहा जाता है। तो इन दोनों यानी तीनों अलामात को बेहतर करने के लिए आपने लेना है जड़ कोंच। जड़ कोंच ये आप 100 ग्राम लें, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, चिड़िया कंद बूटी 100 ग्राम, चिड़िया कंद बूटी 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से। और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 3 महीने। और ये डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं इसे। इंशाल्लाह इसी में खुशखबरी आएगी 3 महीने। सही। अच्छा, गुर्दों के जिनको अमराज हैं, मतलब किडनी पेन है, और ये होता है कि यूटिया इन्फेक्शन है, और मतलब ये नौबत होती है कि डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। हाँ। तो उसका क्या हल है? पथरी है तो किस हवाले से बताएं? पथरी अगर होती हाँ। हो तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कुल्थी की दाल। कौन सी? ये कुल्थी की दाल, कुल्थी की इसे दाल। कुलत की दाल भी कहते हैं। अच्छा। जी हाँ, बड़ी सख्त दाल होती है, हाँ। पंसारी से मिल जाती है। आपने उसका कुल्थी की दाल का आधा कप आपने 2-3 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो देना है। ये रात को भिगोना है आपने, फिर सुबह पकाना है ये। फिर सुबह, क्योंकि ये दाल नरम हो जाएगी, फिर पकाएंगे तो इसमें इतना पकाएं कि दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी रह जाए। फिर इसे उतार के वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, इसी तरह रात को पका के खा लें। दिन में 2 बार 40 दिन इस्तेमाल करना। ये किडनी स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके स्टोन का, तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने किडनी के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें आप। बिल्कुल, एक डॉक्टर को ये जरूर प्रॉब्लम। दिखाएं। हाँ। और दूसरा यूटीआई हो जाना, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाना, ये मर्दों में भी हो जाती है, ख़वातीन में भी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बहुफली बूटी। बहुफली बूटी 1 चम्मच, हाँ। गोखरू बूटी 1 चम्मच। सही। गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। सही। और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। और ये कंटिन्यू आपने 21 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह यूरिट्रिक इन्फेक्शन से आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, जो लोग कहते हैं जी हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, हमें बार बार जो है वो यूटिया इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए क्या है? देखिए, ये यूटीआई की तो मैंने बात की, इसमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन में बर्निंग फील होती है। तो ये उन सबको ठीक करेगी। रिकरेंट होता है ना, अगर बार बार हो रहा है तो वो क्या करें? मतलब एक दफ़ा लोग ये करते हैं ना कि एक दफ़ा उन्होंने ट्रीटमेंट कराई एंटीबायोटिक से एंड ऑल दैट, फिर उसके बाद दोबारा होता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आप नोट कीजिएगा कि आपको यूटीआई रिपीट क्यों होता है। हाँ, यही मैंने उसकी वजह ये है कि कौन सी आप ग़िज़ा खाते हैं जिसकी वजह से आपको ये दोबारा रिपीट होता है। ये फार्मी चिकन की वजह से भी होता है, बहुत सारे मसाला जात की वजह से भी होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा घर से बाहर जो होटलिंग करना है उसकी वजह से भी होता है, या आप किसी और का वॉशरूम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी होता है। बिल्कुल, ये आपने जो है ना अपने लिए हाइजीन का भी आपने ख्याल रखना होता है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा शाह भाई, ये बताएं दांतों का दर्द। हाँ। इसमें क्या होता है कि एक तो पेनफुल भी बहुत होता है, और ऊपर से लोग उसकी एहतियात भी उस तरह नहीं कर रहे होते। पहले वो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते, लेकिन सर्टन चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है, जो दांतों की तकलीफ़ को दूर करें, वो नहीं यूज़ करते। उसके लिए क्या रेमेडी है कि सडन इंस्टेंट कोई चीज़ अगर पेनफुल है तो? दांतों में अगर दर्द रहता हो या गर्म ठंडा लगता हो, याद रखिएगा, कान का दर्द और दांत का दर्द हिला देता है बंदे को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए दांत के दर्द को भी और गर्म ठंडा लगता है उसके लिए भी आपने लेना है सत अजवाइन। एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है सत अजवाइन, और सत पुदीना, ये भी वाइट कलर का होता है, और सत काफूर, ये भी पंसारी से मिल जाएंगे आपको। तीनों वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, जैसे चीनी होती है। आपने ये जब अलग अलग होते हैं ना, तो ये सख्त से होते हैं, और जब इन तीनों को मिला लेंगे ये खुद ब खुद पानी बन जाता है। अच्छा।
सत अजवाइन, सत काफूर, सत पुदीना, ये तीनों चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेके एक छोटी सी शीशी में डाल दें। थोड़ी देर में देखना ये लिक्विड खुद ब खुद पानी बन जाएगा। फिर इसके 5 से 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। दांतों की सफाई भी हो जाएगी। हाँ। और ये पायरिया के असरात को भी ख़त्म करेगी, गर्म ठंडा लगता हो उसको भी ठीक करेगी, और दांत में दर्द रहता हो ये उसको भी ठीक करेगी। जब ये कुल्ली कर लेंगे ना तो थोड़ा सा ये जो लिक्विड है आपने कॉटन पे लगा के दांत में रख लें। आप देखें उसी टाइम पे दर्द में आराम आ जाएगा। उसी टाइम दर्द में जो है वो आराम आ जाएगा। अच्छा, आपने पायरिया का जिक्र किया, बहुत सारे लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए इसका परमानेंट सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। हाँ। सत अजवाइन, सत अच्छा, पुदीना, यही सत रेमेडी उस पर काफूर, भी जाएगी। इसकी सही। कुल्ली करें, ये हाँ। पायरिया के असरात को भी ख़त्म करती है और साथ में गर्म ठंडा लगता हो वो भी सही करेगी। वो भी सही करती है। ठीक है। अच्छा शाह भाई, आंखों से पानी बहना, हाँ। और मुस्तकिल आंखों में स्वेलिंग हो जाना, नीचे स्वेलिंग हो जाती है, कुछ लोगों के एडिमा हो जाता है, उसका क्या हल है? देखिए जिन लोगों को भी आंखों के पफीनेस हो जाती है उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, तुफ़्म कासनी 1 चाय वाली चम्मच, और 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना। आप देखना ये आंखों की पफीनेस भी ख़त्म कर देगी, और दूसरा ये है कि जो फैटी लीवर की तरफ आप जा रहे होते हैं ये उसको भी ठीक कर देगी। उसको भी ठीक कर देगी। माइग्रेन, हाँ। मतलब एक ऐसी कॉमन चीज़ है कि यकीन करें कि हर दूसरे तीसरे बंदा ये कंप्लेन कर होता है कि हमें माइग्रेन होता है। कुछ लोगों को 1-1 हफ्ते में होता है, कुछ लोगों को 15 दिन में होता है, मगर ये होता ज़रूर है माइग्रेन। और सर दर्द, फिर इसी के साथ अगर मैं कनेक्ट करूँ तो रनिंग नोज़ यानी कि नज़ला और छींकें और एलर्जी, इन सब का क्या है? देखिए जिन लोगों को भी माइग्रेन की शिकायत रहती हो, या आधे सर का दर्द हो, या पूरे सर का दर्द हो, हाँ। या आम सर दर्द रहता हो, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है इस्तेखुद्दूस बूटी। इस्तेखुद्दूस, इसको इंग्लिश नाम है इसका लेवेंडर फ्लावर। इसका 1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, सुबह में पी लें या रात में पी लें, 1 टाइम रोज़ाना। और आप देखिएगा आस्ते आस्ते, वैसे सर दर्द तो आपका 10-15 मिनट में, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको माइग्रेन हर 3 दिन बाद होता है तो हफ्ते में 1 बार होगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद उसमें मजीद गैप आ जाएगा, 10 दिन में 1 बार होगा, 15 दिन में 1 बार होगा, महीने में 1 बार होगा। हाँ। ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको जारी रखिएगा। लेवेंडर फ्लावर यानी इस्तेखुद्दूस का कहवा 1 टाइम रोज़ाना। ये बंद नाक को भी खोल। अच्छा, एक तो ये सवाल का जवाब हो गया। दूसरा जो रनिंग रहती है, नज़ला, छींकें आ रही हैं, आंखों से भी पानी आ रहा है, नाक से भी आ रहा है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं, या तो सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू होती हैं, या आपको धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो ये उसकी वजह से भी होती है। तो उसको ठीक करना हो तो बांसा के पत्ते ले लें आप। बांसा के पत्ते 1 चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इन्हें 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, 3 दिन पी लें, आप तकरीबन ठीक हो जाएंगे। अगले महीने 3 दिन फिर पी लें, फिर अगले महीने 3 दिन फिर पी लें। ये आस्ते आस्ते ये आपकी साइनसाइटिस एलर्जी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच शाह भाई फॉर कमिंग, और आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और ढेर सारी रेमेडीज़ जो है आज हमने आपके साथ में शेयर की ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ताकि आप इन तमाम तर रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं यूथ के हवाले से, अब कुछ बात कर लेते हैं हम इस हवाले से कि जो हमारी यूथ है वो क्या सोच रही है कि वो अपने बिज़नेस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को ना जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पढ़े लिखे भी हैं लेकिन पता नहीं क्या वजूहत है कि उन्हें जॉब नहीं मिलती। अच्छा, उन्हें जॉब मिलती है या फिर वो उनके अकॉर्डिंगली नहीं होती, ये भी जो है ना एक अलग बात है डिस्कस करने के लिए। बट समहाउ ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उनके लिए ऑनलाइन क्या बेस्ट ऑप्शन है, वो ऑनलाइन कौन सी जॉब कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए सलमान भाई ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए आपका जिम कैसा जा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह कैसी चल रही है, सब चीज़ें कैसी चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मैं खुद भी हेल्दी हूँ और लोगों को जिंदगियां तब्दील कर रहा हूँ। हाँ। लोगों को सेहत की तरफ राग़िब कर रहा हूँ, सही, कर रहा हूँ, अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस हवाले से भी बात करते हैं सलमान भाई, लेकिन सबसे पहले ये बताइए
कि आज आप हमें बताने लगे कि ऑनलाइन जो बिज़नेस है या ऑनलाइन जॉब्स हैं या दीगर जो बिज़नेस हैं, स्मॉल बिज़नेसेस हैं, उनमें जो लोग हैं वो कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो आपको पता ही है कि जो शख्स जॉब ढूंढ रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही, उसके पास पैसे तो नहीं होंगे। जी सलमान भाई। देखिए सब, पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया अपने इंट्रोडक्शन में, हाँ। कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा गैप है कि एक नौजवान की सलाहियत क्या है, वो क्या कर सकता है और उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ। मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ मिसाल है, लेकिन मेरी सिंगिंग इंडस्ट्री में इतना स्कोप नहीं है, तो मुझे मजबूरन डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ रहा है। हमारे पास ले दे के 4-5 डिग्री है, फाइनेंस कर लें आप, जी। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जी। यही बेसिक है ना। बाकी अब अगर कोई पायलट बनना चाहता है, कोई जी, मरीन जी। इंजीनियर बनना चाहता है या कोई सेलर बनना चाहता है, तो वो चीजें हाईलाइट ही नहीं होती। वो जो जो इंडस्ट्रीज हैं, वो करियर पैथ हैं, वो इतने प्रॉपर ही नहीं, ऑर्गेनाइज ही नहीं है कि बच्चा वहां पे जाने की सोचता है। सही। और माँ बाप के जहन में भी ये बस गया है कि भाई आपने बस यही बनना है जो ज्यादा पैसा कमा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम लोग, पैसे की कमी है जैसे आपने कहा, तो हम नेचुरली उस तरफ ज्यादा जाते हैं जो ज्यादा हायर अर्निंग जॉब्स होती है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। अच्छा, जब वो बच्चा वो जॉब करने जाता है जिसमें जिसका उसको ना दिल चाह रहा होता है, ना उसकी सलाहियत होती है, ना वो पढ़ाई वो करना चाहता है जो जिसको पढ़ के वो जॉब मिलेगी, तो क्या होता क्या है, वो बददिली से वो काम करता है, उस काम के साथ भी इंसाफ नहीं होता और उस नौजवान के साथ भी इंसाफ नहीं होता। तो ये तो बहुत बड़ा गैप हमारे माशरे में है, और हमारी हुकूमत को और हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इस बैलेंस को रिस्टोर करें, कि मुल्क में और इंडस्ट्रीज को इस तरह प्रमोट करें कि वहां पे जॉब क्रिएशन। अच्छा, दूसरी बात, ऑनलाइन का बड़ा दौर है, लेकिन मेरी जितनी ऑनलाइन की नॉलेज है और अच्छी खासी है इस मामले में, कि नौजवान जो है ऑनलाइन के अंदर जो नेगेटिव साइड ऑफ द अर्निंग है ना, इसमें धोखा, फ्रॉड, आपको पता है एक अमेज़न बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में, तो कई अरसे से उसने पाकिस्तान को बैन कर रखा था कि पाकिस्तान की यहाँ से अकाउंट ही नहीं बना सकते आप। क्यों सलमान भाई, कोई रीजन जरूर बताइएगा। उसकी वजह ये थी कि हमारे रूरल इलाकों से लड़के फेक अकाउंट्स बना के फेक प्रोडक्ट्स बेचते थे, इवन प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचते थे, ऑर्डर्स लेके उनके पैसे लेके भाग जाते थे। ओह गॉड। अच्छा, तो ये जब अच्छा मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, वो लड़के ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको और मौके नहीं मिल रहे ऑनलाइन काम करने के। तो ऑनलाइन तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दूसरा, क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं हेल्थ से भी मुंसलिक हूँ, मेरा शौक है, बिल्कुल, हाँ। मैं फिटनेस से अटैच हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हेल्थ एंड फिटनेस की, जो अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि उसको हम एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे बहुत अच्छे जॉब के मौके जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जिम्स खुल रहे हैं, लोग फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, ट्रेनर्स बन रहे हैं, इंस्ट्रक्टर्स बन रहे हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं आप, और यहाँ पे वो कोर्सेज हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। तो नौजवान इस तरफ भी आ सकते हैं, और फिटनेस और हेल्थ तो पूरी जिंदगी की जरूरत है, आपका हयात उसमें एंगेज रहते हो। कहते हैं ना, टीचिंग और फिटनेस ऐसा शोबा है जिसमें आप मरते दम तक आप रिटायर नहीं होते, जितने आपकी तजुर्बा बढ़ता जाता है उतने आप कीमती होते जाते हो। तो नौजवान इस तरफ भी आ सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो इस तरफ भी आ सकते हैं। अच्छा, जॉब्स बताइए कि कौन सी जॉब्स है जो कि ये नौजवान कर सकते हैं, घर बैठे खवातीन कर सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अब जो जमाना है ना पूरी दुनिया में, वो दौर जो है 2020 से 2015 से पहले तक था कि आपने डिग्री क्या की हुई और आपको डिग्री करेंगे तो आप वो जॉब मिलेगी। जी जी। वो बहुत छोटा सेगमेंट रह गया दुनिया के अंदर, वो स्पेशलाइज फील्ड रह गई है। अगर कोई नासा का साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है स्पेसिफिक किसी चीज का, मरीन इंजीनियर है, तो वो एक स्पेसिफिक जॉब है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक डिग्री चाहिए और स्किल सेट चाहिए। अच्छा, डिग्री भी क्या होती है? स्किल सेट होती है बेसिकली। स्किल सेट होती है। तो अब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है कि मैं यहाँ कराची में बैठ के अमेरिका के अंदर कराची कुरंगी में सिले हुए कपड़े जो है ऑनलाइन बेच सकता हूँ और यहाँ से शिप कर सकता हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ बैठ के, कराची में बैठ के, या पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बैठ के इंग्लैंड के अंदर किसी इदारे के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ, उसकी रिसर्च कंडक्ट कर सकता हूँ ऑनलाइन। तो इतनी ग्लोबल हो गई, आप कहीं भी बैठ के कहीं भी काम कर सकते हो। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो रहते किसी और मुल्क में और जॉब किसी और मुल्क में कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। सही। तो ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं आपके स्किल्स के मुताबिक। आप किसी भी स्किल को फोकस करके उस पर आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया स्किल्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया इंजीनियरिंग हो, ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, कंटेंट क्रिएशन का काम होता है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजीज का काम होता है, ये सर्विस प्रोवाइडिंग का काम होता है। ऐसे नेटवर्क्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है,
उस पर आप काम कर सकते। तो आपके अंदर जो सलाहियत है पहले उसको पहचानिए, और नौजवान, और उसको इनहेंस करके, पॉलिश करके उस लाइन पे जाके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जॉब नहीं मुझे मिल रही अब इस वक्त, क्योंकि दुनिया जॉब, पहले वो कह सकता था कि पाकिस्तान में जॉब की कमी है, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और दुनिया एक है, ग्लोबल है। अगर आपके पास कोई स्किल है वो दुनिया में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी ऑनलाइन। सही। अच्छा सलमान भाई, आपने कहा ना कि कराची कोरंगी में अगर कोई कपड़े सीना जानता है तो भाई वो कपड़े स्टिच करके वो अमेरिका में भी बेच सकता है ऑनलाइन और अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकता है। मगर इन्हीं लोगों की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि रिसोर्सेज कैसे जनरेट करें, और दूसरी बात ये कि अपने जो रिसोर्सेज हैं अगर जनरेट कर भी लें तो अपना काम वहाँ तक कैसे पहुँचाएं, उसके लिए भी तो कोई हेल्प चाहिए होगी ना, उसके लिए भी तो कोई ब्रेन बिल्डिंग, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी होगी। देखिए सबा, ये जनरलाइज बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। कि रिसोर्सेज चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, मेक सेंस, लेकिन 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 अब दुनिया है नॉलेज की। अगर आप कोई चीज, हुनर रखते हैं, कोई सलाहियत, कोई प्रोडक्ट ऐसी बना सकते हैं यूनिक है, और वो दुनिया तक नहीं पहुंची, उसके बीच में रुकावट रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म नहीं है, उसमें रुकावट है आपका अपनी नॉलेज, आपका अपना इल्म। आपको वो इल्म नहीं है कि वो प्रोडक्ट मुझे वहां तक कैसे पहुंचानी है। तो अगर मैं कहता हूँ एक बिल्कुल ही अनपढ़ भी इंसान है ना, उसने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन अगर वो आज ही ऑनलाइन अपनी नॉलेज बिल्डअप करना शुरू करे तो वो थोड़े ही अरसे में इस काबिल हो जाएगा कि उसको समझ में आ जाएगी कि मैं कैसे अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊं। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ऐसे हमारे पास कई 100 मिसालें हैं जो लोग तरक्की करके वहां तक पहुंचे। सलमान भाई, इसमें ये भी तो सबसे बड़ा, सलमान भाई इसमें ये भी तो है ना कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो कि क्लोथिंग का बिजनेस करते हैं, आप ऑनलाइन उनके साथ अटैच हो सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जी जी, मतलब यानी कि जब जो कोई शख्स, कोई लड़की या लड़का, खातून, जो भी अगर वो इनिशिएट कर रही है बिजनेस को, तो उनको ये होता है ना कि हम प्रमोट किधर करें, प्रमोशन किधर करें, हम अपनी प्रोडक्ट सेल किधर करें। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा। देखिए सब, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, बिल्कुल। तो और मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ, मैंने ये सब जीरो से बिल्ड किया। माय पॉइंट इज कि देखें, आप ओवरनाइट नहीं एक बड़ा ब्रांड बिल्ड कर लेते, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर लेते। सही। आपको, जो आपने सही कहा कि किसी ब्रांड के साथ अटैच हो जाएं, उसके लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर दें आप, उनके ऑर्डर्स काम करना। वंस आप करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाएं, जब आप इतने पॉलिश्ड हो जाएं, आपके पास इतनी सेविंग हो जाए, आप इतना सेंस अचीव कर लें बिजनेस का, फिर आप अगला स्टेप लेते हैं, और ये कहलाती है सस्टेन ग्रोथ। जब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, तो बिजनेस कभी भी ओवरनाइट नहीं खड़ा होता। और ये गलत स्टोरीज हमारे पास ऑनलाइन लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा ओवरनाइट बिलियनर हो गया, ओवरनाइट फौरन से जो है वो पैसे आने शुरू हो गए, और फौरन से जो है वो पता नहीं कितना फाइनेंस। आजकल ये माइंडसेट है कि भाई टिकटॉकर बन गया तो ओवरनाइट मशहूर हो गया। टिकटॉकर भी ओवरनाइट नहीं, जितने भी टिकटॉकर्स एकदम से वर्ल्ड फेमस हुए हैं या सेंसेशन बने, वो कई सालों से वो वीडियोस बना रहे थे, वो कई सालों से इस पे अपने आप को काम कर रहे थे, करते करते वो पॉलिश होते होते इस लेवल तक पहुंचे कि उनकी वो एक वीडियो निकली जो हिट हो गई, और वो बिल्डअप हो रहे थे। तो ये ऐसा नहीं होता, ये गलत फहमी लोग निकालें जहन से। हर यंगस्टर जो इस प्रोग्राम को देख रहा है वो समझे इस बात को कि बिल्डिंग एक रात में नहीं बन जाती, पहले उसकी बुनियाद डलती है, फिर उस बुनियाद मजबूत होती है, उसमें तराई होती है, पानी डलता है, फिर उसके ऊपर अगला फ्लोर बनता है, फिर अगला फ्लोर बनता है, फिर अगला फ्लोर बनता है। इस तरह एक इमारत खड़ी होती है आलीशान, एक दिन में नहीं खड़ी होती, एक दिन में नहीं बनती। अच्छा, हमारे यहाँ तो सलमान भाई, आपको तो पता ही है, आप नेचर लोगों की बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लोगों से भी आपका बहुत जो है वो वास्ता पड़ता है। हमारे यहाँ हर काम के लिए बेसब्री है, मतलब अगर किसी ने ऑनलाइन कुछ स्टार्ट किया उसको फौरन से अमीर होना है। और टिकटॉकर का जो आपने जिक्र किया है, तो टिकटॉकर्स ठीक है, हमारे जो काम कर रहे हैं ठीक है, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं और पॉजिटिव वे में कमा भी रहे हैं, लेकिन आजकल ना ये सोच डेवलप हो गई है सबकी कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम टिकटॉक कर लेंगे। इज दैट फाइन फॉर देम? No, it's not a very sensible approach, सवा। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, 90% से ज्यादा, लेट्स से अगर कोई किसी भी मुल्क में, दुनिया भर में जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट करें दुनिया में 100 बिजनेस स्टार्ट हुए इस साल, तो 100 में से 90% से भी ज्यादा बिजनेस बंद हो जाते हैं, और इस बुनियाद पे बंद होते हैं कि वो बेसब्रे होते हैं। उनको लगता है कि ये वो जो उन्होंने फैंटेसी बनाई होती है कि मैं ये काम शुरू करूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा ओवरनाइट। मैं इसको एग्जांपल दे दूं, कराची के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर ही, 2000 से पहले 90s में मुझे याद है, पिज्जा की सिर्फ एक शॉप थी पूरे कराची में, एक या दो, और लोगों को पता भी नहीं था पिज्जा क्या है। 25 इयर्स में हर मोहल्ले में एक पिज्जा शॉप खुली हुई है। आप इसमें कोई गलत बात तो नहीं कर रहा मैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल, सब जगह बहुत कॉमन। हर इंसान को, हर बंदे को लगता है कि मैं एक यूनिक पिज्जा बनाऊंगा
और हाँ। वो बेहतरीन उसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा और वो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जो रियलिटी है, जब वो मार्केट में आते हैं, कुछ लाखों रुपए खर्च करते हैं, मशीनरी लेके सेटअप लगाते हैं, और लोगों को तो बोर हो चुके हैं लोग पिज्जा खा के, वो कहते हैं नहीं, उनका काम नहीं चलता। तो मैंने कोई 10 20 50 किस्म के पिज्जा आइडियाज जो है बन के फेल होते हुए देखे हैं इसी कराची के अंदर, सही। ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो आप कह रही हैं। तो हाँ। ठीक फैक्ट है। तो उसमें 10% जो कामयाब होते हैं ना, वो होते हैं जिनके अंदर लगन होती है, जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा यूनिकनेस होती है। हाँ। लेकिन यूनिकनेस के साथ कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल हाँ। मिजाजी तरक्की की बुनियाद है। सही। हार्ड वर्क तरक्की की बुनियाद है, यूनिक आइडिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं सलमान भाई, जब हमने ये टॉपिक रखा तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपसे इस बारे में बात करूंगी कि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जापान के हवाले से कि वहाँ पर जो है उनकी यूथ में जो कुछ भी वो स्टडी करते हैं उनको वहाँ पर बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है, क्योंकि यूथ के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक भी हैं और उनके यहाँ हर चीज़ बड़ी मैनेज भी होती हैं। और जिस तरह से वहाँ पे जॉब का रेशू है, तो वो जब मैं वो रिसर्च देख रही थी तो उसमें वो लोगों को बता रहे थे कि अगर वो जॉब चाहते हैं और मुल्क से बाहर भी जाना चाहते हैं तो जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और उसके थ्रू वो कराची से बैठ के भी काम कर सकते हैं। चले इस पर बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर दोबारा से सलमान भाई से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं कि यूथ के पास क्या क्या ऑप्शन है, नौजवानों के पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो घर बैठे जो है वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स ढूंढ सकते हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। और आजकल एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रेंड इन है कि दूसरी जो मुल्क है उसका जो लैंग्वेज है अगर वो आप सीखें तो घर बैठे जो है वो आप काम कर सकते हैं और घर बैठे आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी काम कर सकते हैं। सलमान भाई हमारे साथ हैं, मैं उनको जापान की मिसाल दे रही थी कि सलमान भाई जापान में इस तरह से है कि अगर आप उनकी लैंग्वेज सीखते हैं तो यहाँ से बैठ के भी काम कर सकते हैं, वहाँ जाकर भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से रशियन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है और अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल, देखिए आपने जापान की मिसाल दी। हाँ हाँ, एको हो रही है आपकी आवाज़ सलमान भाई। जी 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 जी, बोलिए बोलिए प्लीज़। हाँ जी जी। अच्छा, आपने जापान की मिसाल दी, सिर्फ जापान नहीं और भी ममालिक में ऐसा है। लैंग्वेज सीखना, कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। जी जी। तो इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन जॉब अवेलेबल है, ट्रांसलेशन की अवेलेबल है, ट्रांसक्रिप्शन की अवेलेबल है, कंटेंट राइटिंग की अवेलेबल है, डाटा फीडिंग की अवेलेबल है, डाटा एनालिसिस की अवेलेबल है, रिसर्च की अवेलेबल है, आप कॉल सेंटर्स की अवेलेबल है, स्पीकिंग की जॉब अवेलेबल है, केयर टेकिंग की जॉब ऑनलाइन अवेलेबल है, वॉच डॉग्स की जॉब अवेलेबल है कि आप बैठ के वीडियोस को देखें। तो इस तरह की मैंने 10 नाम तो आपको भी गिनवा दिए। इस तरह की ऑनलाइन जॉब्स हैं और मैं जानता हूँ काफी खवातीन भी हैं जो काम कर रही हैं ऑनलाइन। जी जी। अब कंटेंट राइटिंग में तो बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर, उनके टैलेंट भी है जी, लेकिन उसको सही चैनल पे सही तरीके से चैनलाइज किया जाए और उसको एक इंडस्ट्री बना के ट्रेन किया जाए तो हम उससे जो जहाँ हम खड़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, उनके पास वो टैलेंट है लेकिन उनको पता नहीं कि मैं कैसे अप्रोच करूं। तो मैंने कहा था ना कि जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे उतनी जल्दी उस मुकाम तक पहुंच सकेंगे जहाँ पे आप अपने आप को काबिल बना सकें। सही, पढ़ें, बिल्कुल, क्लिक करें, रिसर्च करें, जाने कि कैसे होगा ये, एक हर एंगल से जाने और एक चीज को सुन के उसके पीछे चलना पड़े। स्कैम्स भी बहुत है, फ्रॉड भी बहुत है, उनसे भी बचेंगे आप। तो जितना जानेंगे उतना फायदा होता है। सही। अच्छा, आपने स्कैम्स का जिक्र किया, स्कैम्स किस तरह से होते हैं लोगों के साथ, ये जरूर बताइएगा सलमान भाई, जब वो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं या ऑनलाइन कुछ कर रहे होते हैं। एक स्कैम का मैं इधर जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि उससे बहुत सारी जाने बचेंगी, बहुत सारी तकद्दुस पामाल होने से बचेंगे, खवातीन सेफ रहेगी। जी जी। बड़े मैसेज, आपको मैसेज आएगा मोबाइल पे कि जी आपको ऑनलाइन जॉब फ्री मिलेगी, 50,000 रुपये महीना, लाख रुपए महीना, आप यहाँ कॉन्टेक्ट करें, यहाँ आ जाए, इस ग्रुप में ज्वाइन करें। अच्छा। और ऐसे मैंने बहुत सारी खवातीन ने मुझे अप्रोच किया, बताया क्या उनके साथ ऐसा हुआ। अब वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपसे आपकी नाजेबा तस्वीर या वीडियो मांगेंगे या बना लेंगे और फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि ऐसी कोई दूसरी खातून ला कर दो जो इसको फंसाओ, तो वरना फिर हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो वो काम के लालच में बेचारी जो डेस्परेट खवातीन होती है फंस जाती है। और इस तरह के मिलते जुलते और भी स्कैम्स बहुत मौजूद है मार्केट में। तो आप अपने आपका जो घर पे मर्द है, भाई है, हस्बैंड है, या आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा इंसान है जो आईटी की नॉलेज रखता है, पहले उससे वेरीफाई कराएं वो चीज कि आया ये सही है, इसमें कोई स्कैम या फ्रॉड या गलत चीज तो नहीं है।
सही। इंस्टेड आप उसमें फंस जाए, और अगर खुदा ना खास्ता आप ऐसी मामले में फंसी हुई हैं, वो तमाम बच्चियां और तमाम खवातीन जी जी और तमाम मर्द हजरात भी जी तो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जी तो इसमें घबराने की बात नहीं। अगर आपके साथ एक गलती करके उसको इंसान सुधारता है तो वो बेहतर इंसान होता है, ना कि उस गलती में दस्ता चला जाए। तो फौरन हेल्प लें, किसी सेंसिबल इंसान की, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान की हेल्प लें, पुलिस में जाएं, फौरन बताएं, हाँ ताकि ये स्कैम जो है ना वो उनका पर्दा हटे और वो फ्रॉड जो है पकड़े जाए। घबराने सही की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। सही बिल्कुल। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के कि जॉब्स के लिए भी वो पैसे मांगते हैं और उसके बाद फिर ऑनलाइन स्कैम करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात शेयर की, इससे बहुत लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप अपने आप को ऑनलाइन किस तरीके से जो है वो मार्केट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं एंड ऑल दैट, तो इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि आप ऑनलाइन अगर कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो किसी से पहले डिस्कस कर लें, किसी से जो है वो जाके कोई राब्ता कर लें, एक्सपर्ट से बात कर लें? व्हाट डू यू से सलमान भाई? सबा मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कहूंगा यहाँ पे। जी जी देखिए, फलसफाए वजूद, इंसान की एग्जिस्टेंस और उसकी इर्तका यानी कि उसकी ग्रोथ जी जी का फलसफा ये कहता है कि इंसान अगर ला इल्म है, जी। अगर गफलत में है, जहालत में है, उसका जिम्मेदार दुनिया में कोई नहीं, वो खुद है। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अच्छा, आप कोई चीज आप जानते हैं, पढ़ते हैं, इंक्वायर करते हैं, तो वो तजस्सुस कहाँ होता है? आपके अंदर से आता है तजस्सुस। जाहिर वो है। तजस्सुस ही आपको लेके जाता है ना जानकारी की तरफ, तो जिम्मेदार आप ही हो। तो सबसे पहला उसूल तो ये है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं, कोई कारोबार कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी खुद खोजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको पता है कि मैं कम इल्म हूँ, मैं ला इल्म हूँ, मेरे पास नॉलेज कम है, तो समझदारी का सबूत यही कहता है कि किसी ऐसे बाइल्म शख्स से ताल्लुक रखें, कायम करें, या उससे कह लीजिए काउंसलिंग करवा लें, मशवरा कर लें, जो आपकी नज़र में आपको लगता है कि ज़्यादा समझदार है। सही। अच्छा, आप फिर हमारे माशरे में स्कैम, झूठ या अना के मसले बहुत हैं, तो एक समझदार शख्स के बजाय दूसरे समझदार शख्स से भी मशवरा लेने, दो से लेने के बाद आपको बहुत अकल आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि दो समझदार एक्सपीरियंस लोग ये कह रहे हैं, तो और मेरी अकल ये करी और मैंने इतना कुछ सीखा है, लर्न किया मुझसे, हाँ तो आपको एक गुड पिक्चर मिल जाती है। तो हमेशा ग्रो करने की अप्रोच यही है, पूरी दुनिया में यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रेलिवेंट चीज को पढ़ें, सीखें, हाँ और रेलिवेंट एक्सपर्ट से काउंसलिंग करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे ट्रेनिंग ले लें आप। सही। अच्छा सलमान भाई, किसी स्टूडेंट की, किसी नौजवान की, किसी लड़की की, लड़के की कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहें और उससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिले कि भाई वो भी ये काम कर सकते हैं और उन्होंने आपके सामने स्टार्ट किया ऑनलाइन बिजनेस और वो आज सक्सेसफुल हों? भाई, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। हाँ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लेट्स से उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री की हुई है, वो डॉक्टर की डिग्री की है, पीएचडी की है, सही। लेकिन उनको बाद में पता चला कि हमारे अंदर तो भाई ऑनलाइन सेलिंग की बहुत जबरदस्त स्किल है, तो उन्होंने अपना वो करियर ड्रॉप कर दिया। एक अच्छा। सीए जो है हाईली पेड इंसान होता है, यस यस बिल्कुल। तो उन्होंने वो करियर छोड़ के ऑनलाइन सेलिंग, वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग मोर मनी देन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे नौजवानों को भी जानता हूँ जो घर में थे, उनको पॉकेट मनी भी 1000-2000 रुपए नहीं मिलती थी, कोई जॉब नहीं थी, घर में मसाइल थे, सपोर्ट करने की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए। उन्होंने बेसिक इधर से मटेरियल लिया, उसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाया, अपनी प्रिंटिंग की टी शर्ट्स पे और आइटम्स पे, और बेचना शुरू किया। और आज उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं, हाँ। बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। और ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो जीरो से अच्छे दर्जे पे आके पैसे भी कमा रहे हैं और एस्टेब्लिश भी लोग हैं। कुछ लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग से अलावा जो एक होती है कमोडिटी ट्रेडिंग, जैसे हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, आपका जो ये शेयर ट्रेडिंग होती है, इस क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग देखे। सही, मतलब ये वही है ना, ये वो स्टोरीज हैं, ये उन कामयाब लोगों की स्टोरीज हैं जो शेयर करें तो लोगों का हौसला बड़ा बढ़ जाता है। इस सब के बीच में ना आप कुछ करना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान के बीच में हाँ आप खुद खड़े रहे, आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी, आपकी जुस्तजू, आपकी मुस्तकिल मिजाजी और राइट डायरेक्शन। सही। हमारे माशरे में अफसोस ये कि वो लक पे डाल देते सब कुछ, कि वो कितना लकी है, इसने ये इसको ये लग लक
एक दर्जे तक काम करती है, लेकिन उससे ज्यादा काम करती है आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी हार्डवर्किंग, आपकी राइट डायरेक्शन, आपकी सोच, सब अकलमंदी कि आप कितनी तेजी से सीखते हो अपनी गलतियों से। मैं Right. आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, जी, जो जी। इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दे, जी जो इंसान, जी उसको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत प्यारी बात की है कि मतलब जो एक्सेप्ट कर ले कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने इसको सुधारना है, तो उसके लिए तो फिर कामयाबी कामयाबी है। अच्छा सलमान भाई, क्योंकि आप फिटनेस से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं और आप खुद भी ट्रेनर हैं, जिम का आपको बहुत ज़्यादा पता है, ये बताइए कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ठीक होना, फिट रहना कितना ज़रूरी है सबके लिए? इन सारी चीजों के साथ साथ नहीं, सब फिटनेस और ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ही हाँ। तो मेंटल हेल्थ को सुकून रखती है। क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें, जी 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 एक रिसर्च हुई कि दुनिया में कौन सी वो थेरेपी या तरीका कार है जिससे इंसान की स्ट्रेस मैक्सिमम रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। सही। तो नंबर 1 पे पता है क्या है? हाँ। हार्डकोर जिम ट्रेनिंग, फिटनेस एक्सरसाइज, हार्डकोर जिम ट्रेनिंग, हैवी सही। वेट लिफ्टिंग। बस ठीक है सलमान भाई, इस पर डिस्कशन कंटिन्यू कर लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर सलमान भाई हमारे साथ हैं, हमने जॉब्स के हवाले से बात की, यूथ के हवाले से बात की। सलमान भाई ने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कैसे ऑनलाइन जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं, अपनी लाइफ बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिटनेस एंड ट्रेनिंग के हवाले से कि जो जिम है, जिम सेशन जो है वो कितना प्रोलॉन्ग होता है, किस तरह से आपको करना चाहिए, और जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कितना अहम किरदार अदा करती है आपकी लाइफ पर। इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से, जॉब्स की बात हुई, अब फिटनेस की बात कर लेते हैं। सलमान भाई आप डिस्कशन करें, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। मैं चाहती हूँ आप अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिए और बताइए ये जो मेंटल हेल्थ है ये कितनी ज़रूरी है, और अगर मेंटल हेल्थ है, फिटनेस है, तो सब कुछ है, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये चीज़ें। जी मैं अर्ज कर रहा था सबा हाँ। के रिसर्च के मुताबिक नंबर 1 स्ट्रेस रिलीजर, अगर आपको स्ट्रेस है जी उसको खत्म करने का, उससे गेट रेड ऑफ होने का सबसे नंबर 1 तरीका रिसर्च के मुताबिक वो फिटनेस ट्रेनिंग है। बाद में दूसरी थेरेपीज आती हैं कि आप पानी के पास बैठे हैं, आप चार पे चले जाएं, नेचर के पास चले जाएं, आप कोई हॉबी पाल लें या डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या गोली खा लें सबसे लास्ट स्ट्रेस की। जी जी तो सबसे नंबर 1 क्या, एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर आप अपने बुढ़ापे में अपने काबिल रहना चाहते हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आपके मसल, आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो कि आप बुढ़ापे में 70-80 साल की उम्र में भी चल रहे हो अपने ऊपर, तो आज एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आज से मुराद आप किसी भी एज में हो, अगर आप 60 के हैं ना हाँ तो भी आज शुरू कर दीजिए, आपका 70 और 80 साल की उम्र अच्छी गुजरेगी। अगर आप सही। 40 के हैं तो फिर तो बहुत अच्छा टाइम है, हाँ। फौरन शुरू कर दीजिए। अगर आप सही। 20-22 साल के हैं जी तो अपने आज से एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपके 40 साल भी बेहतर होगा, 60 वाला भी दाई बेहतर होगी, 70 वाली Right. भी बेहतर होगी। सही। क्यों? क्योंकि आपके पास मसल मास जितना होता है वो आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। आपकी बोन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, एक बीमारी जो खवातीन में ज्यादा होती है, जी जी उसके बहुत चांसेस कम हो जाते हैं और बुढ़ापा आपका अच्छा गुजरता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं, मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लाइफ लेटेस्ट रिसर्च आपको ये कहती है कि जिसका मसल मास ज्यादा है, मसल ज्यादा है, तो ज्यादा लंबी उम्र जिएगा। सही। ये बड़ी ज़बरदस्त मेरी आपने, global हाँ research। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने रिसर्च बताई है। अच्छा ये बताएं सलमान भाई कि जो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं और भाई उनको लगता है ठीक है उन्हें फिट होना है, और उनके जहन में जितने भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, आप शायद इस बात से एग्री करें कि उनके जहन में ये होता है कि ठीक है 2-3 महीने में मैंने जेंटलमैन बन के निकल जाना है और उसके बाद ओके फाइन, टाटा बाय बाय, फिर दोबारा देखेंगे जब वेट गेन होगा, फिर दोबारा देखेंगे जब फिटनेस थोड़ी सी आउट होगी। ये मतलब कितना इम्पैक्ट होता है इसका, मतलब कितना इफेक्ट होता है इसका कि आप थोड़े अरसे के लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आप फिट हो गए, छोड़ दिया, फिर दोबारा वेट गेन हो गया, फिर दोबारा जिम कर लिया। क्या कोई नुकसान भी होता है इसका, ऑन एंड ऑफ इस तरह से जिम करने और फिर जिम को स्किप करने का? देखिए, नुकसान तो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा एक सबसे बड़ी बात ये इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड कहलाता है टुवर्ड्स फिटनेस। अच्छा मैंने पहले अर्ज किया था, देखिए मैं बहुत आसान कर देता हूँ उसको। फिट रहना जो है ना, ये एक टारगेट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज जिंदगी है। ये आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर पर्दा हटाता है, हाईलाइट करता है कि आपकी शख्सियत कैसी है, मुस्तकिल मिजाज है आप, जी हार्ड वर्किंग है आप, हाँ। कंसिस्टेंट है आप, डिसिप्लिन है आप, सही। अपने वादे के पक्के हैं आप अपनी बॉडी को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरी बॉडीज को, दूसरों के लोगों की बॉडी को रिस्पेक्ट देते हैं, जी मेंटल हेल्थ आपके पास है, स्पिरिचुअल सुकून।
तो ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक नजरिया है जिंदगी, ये फिट रहना नंबर 1। नंबर 2, फिटनेस क्या है मैं आसान कर दूं। जी, लोग जी। इस गलत फहमी में जिम चले जाते हैं कि मैं 3-4 महीने बॉडी बना लूंगा और बस फिर मैं बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त लगूंगा। जी जी। फिटनेस जिम जाने का नाम नहीं है, फिटनेस 3 चीजों का नाम है। अच्छा। खाना, सही खाना, जी। सही मिकदार में सोना और सही वर्जिश करना, तब आप फिट राइट कहलाते हो। राइट इट्स अ ट्रायंगल। राइट। ईट, स्लीप, एक्सरसाइज को हम ग्लोबली TRN भी कहते हैं, ट्रेन, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। अच्छा सही। अगर आप सही खा रहे हैं, हाँ। सही सो रहे हैं और सही ट्रेन कर रहे हैं, तब आप फिट इंसान है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आप एक के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप सो सही नहीं रहे, 8 घंटे नींद पूरी नहीं कर रहे, आप नहीं फिट है, उसका इफेक्ट आएगा आप पे। अगर आप डाइट को प्लान करके नहीं खा रहे, राइट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, प्लान न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो आप, अच्छा लोग कहते हैं अरे यार ये क्या प्लान न्यूट्रिशन क्या होता है, हम मैं खाना भी नाप तोल के खाऊं। हाँ असल में तो भाई- एक्चुअल में प्रॉब्लम तो यही है कि लोग यही कहते हैं कि मतलब अब ये क्या मतलब है, हर चीज में ख्याल रखो, कैलोरीज, कार्ब्स एंड ऑल दैट, यू नो। जी जी बिल्कुल सही, समझ, बिल्कुल मुझे ठीक उन बात लोगों की पे- है। मुझे उन लोगों पे हंसी आती है, पूछे क्यों। मुझे आप मैं जब आपसे पूछती हूँ आप क्यों। जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, हाँ। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत 1-1 रुपए में आप तोल करते हैं, उसका वजन, उसकी मॉडल, उसकी हर चीज में आप बारीकी से देखते हैं। हाँ, आप हाँ। फ्रूट लेने जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं दुनिया में सिवाय खाने के, या कोई भी काम करते हैं, हाँ। इतनी बारीकी में उसको नाप तोल करते हैं आप, इतनी उसके पैसों में वो करते हैं, इतनी मीन में निकाल। और जहां बात आती है अपनी जात की कि आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, हाँ। वो बिना तोले, बिना नापे, बिना जज किए कि उसकी यू आर व्हाट यू ईट। Yes. आपकी शख्स, आपका जिस्म वो होता है जो आप खाते हो। खाते हो, राइट। तो आप इसको फिक्र नहीं करोगे तो भाई सबसे ज्यादा नाप तोल तो डाइट में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्लानिंग तो डाइट में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ये चीज की फिक्र होनी चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ आज और कितना खा रहा हूँ, उससे मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो इतनी सही। इंपॉर्टेंट है डाइट। तो डाइट अगर आपने गड़बड़ की तो भी आप फिट नहीं है, हाँ। नींद आपने गड़बड़ की तो भी आप फिट नहीं है, और एक्सरसाइज गड़बड़ की तो भी आप फिट नहीं है। लेकिन लोगों के यहाँ माइंडसेट क्या है, मिथ है ये कि सब कुछ खाओ, सो नहीं सो, बे टाइम सोना है और कम सोना है, हाँ। या ज्यादा सोना है बहुत ज्यादा, और जिम जाके बस एक्सरसाइज कर लो तो आप फिट हो। और वो इस गलत फहमी में जी रहे होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फिटनेस के वो मजे मिलेंगे जो ऐसे इंसान को मिल रहे हैं जो ये तीनों चीजें फॉलो कर रहे हैं, नहीं मिलते उनको ऐसे मजे। तो सही। माय रिक्वेस्ट इज फॉर ऑल द पीपल जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, सुन कि फिटनेस को समझें, आपकी वजूद को बैलेंस करें, माइंड, बॉडी एंड सोल को हार्मनी में लेके आए। हाँ। फिजिकल फिटनेस लानी है तो खाना, एक्सरसाइज और नींद को का तवाजुन क्रिएट करें। सही। अच्छा सलमान भाई ये बताएं कि आप सारे ट्रेनर भी हैं, जिम में आजकल कौन कौन सी नई एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो न्यू लोग आ रहे हैं, जो यंग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, टीन्स में भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टियों में जो है वो जिम करने आ रहे होते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है, उनसे जो थोड़े से बड़े हैं उनके लिए क्या सजेशन है, ये ज़रा बताइए। अच्छा साहब, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। जी, जी। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग के साथ साथ मैं टीचर भी हूँ, मैं ट्रेनर्स को पढ़ाता भी हूँ बिल्कुल, एकेडमी के हाँ। अंदर, मेरा शौक है, मैंने आपको बताया था। जी, तो जी। यहाँ पे अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अच्छा। जिम कल्चर बढ़ रहा है, लोगों को फिटनेस का रुझान बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और हाँ। इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स हम लोग यहाँ बना रहे हैं, और बच्चों को, लड़के लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं, वो डिफरेंट जिम्स में जाके एज ए ट्रेनर लग रहे हैं, और सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हम ट्रेन कर रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। पाकिस्तान में अब से 2-4 साल पहले तक तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर कोई बाहर से करके आ गया तो कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर उस क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड के ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं और वो जिम खुल रहे हैं। एक तो अच्छी बात ये है। दूसरी बात, जब बच्चे आते हैं, यंग बच्चे जो फिटनेस के लिए आते हैं, जून जुलाई में, चले वेकेशन है, आपने सोचा फिटनेस में जाते हैं, अच्छी बात है, आप आ गए। जी जी, ये चीज समझे, बच्चे सारे समझे। एक्सरसाइज 3 तरीके से होती है। एक बॉडी वेट, यानी कि हर वो एक्सरसाइज जो अपने बॉडी को यूज करके कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड बॉडी वेट एक्सरसाइज। जी जी। दूसरी होती है फ्री वेट एक्सरसाइज, जिसमें आप डंबल और बारबल, ये कॉमन है, सबने देखे अपने जिंदगी में, वेट यूज करते हैं आप। और तीसरा तरीका होता है मशीन्स के जरिए, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस मशीन। जी सर। तो वही एक्सरसाइज जो आप फ्री वेट, बॉडी वेट से कर सकते हो, वही आप मशीन से भी कर सकते हैं। अगर मुझे बाइसेप, डंबल बाइसेप लगाना है तो वो मैं अपनी बॉडी से भी कर सकता हूँ, बगैर किसी वेट के यूज किए, अपने बॉडी वेट को यूज करके। मैं फ्री वेट से भी कर सकता हूँ, डंबल एंड बारबल से, और वही मैं मशीन से भी कर सकता हूँ। तो अब अच्छी एक्सरसाइज वो होती है, यंगस्टर्स सुन लें ये बात, जिस अच्छा वर्कआउट प्लान वो होता है जिसमें तीनों टाइप ऑफ
एक्सरसाइजेज जो है वो ऐड हो आपके वर्कआउट के लिए। हाँ। तीनों टाइप को यूज कर रहे हो आप बॉडी सही। वेट को भी यूज करें, फ्री वेट को भी यूज करें, रेजिस्टेंस मशीन को भी यूज करें। हाँ। सिर्फ एक मेथड को फॉलो ना करते रहे, एक टाइप ऑफ मशीनरी को, एक टाइप ऑफ इक्विपमेंट को फॉलो ना करते रहे। सिर्फ मशीन यूज किए जा रहे हैं आप, या सिर्फ फ्री वेट लगा रहे हैं। हर मेथड के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, शॉर्टकमिंग है। तो आइडियल वर्कआउट प्लान होता है जिसमें तीनों, और प्लस जो भी वर्कआउट करें, हर वर्कआउट में 15 मिनट का कार्डियो आपका होना चाहिए, हार्ट हेल्थ को बेहतर करने। और कार्डियो का मतलब सिर्फ भागना नहीं होता, ट्रेडमिल नहीं होती, ये भी मैं क्लैरिटी में बता दूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कार्डियो का मतलब ये नहीं होता कि हार्ड वर्क कर रहे हैं और ट्रेडमिल कर दी और नहीं, सिर्फ ट्रेडमिल पे हाँ। हमारे मुल्क में ये है कि कार्डियो मतलब ट्रेडमिल नहीं। कार्डियो करने के और भी बहुत तरीके, ट्रेडमिल भी कार्डियो है, साइकिलिंग भी कार्डियो है, हाँ। रोप स्किपिंग भी कार्डियो है, रोइंग भी कार्डियो है, हाँ। जंपिंग जैक्स भी कार्डियो है। तो सही। आप और डिफरेंट मेथड भी यूज करें, और हर वर्कआउट में हाँ ये तीनों इक्विपमेंट के टाइप जो है वो इस्तेमाल करें, फ्री वेट, बॉडी वेट, मशीन्स, सही। प्लस 15 मिनट कार्डियो फॉर योर हार्ट हेल्थ। आपके दिल की हेल्थ अच्छी रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कार्डियो आपके लिए सही होता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सलमान भाई, और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई नौजवानों की जॉब से लेके उनकी मेंटल हेल्थ तक। आज हमने डिटेल जो है वो डिस्कशन किए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है। अच्छा जी, वो अहम इसलिए है क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं हम्बलनेस और काइंडनेस की। हम्बलनेस और काइंडनेस, अब जब हम बात करते हैं ना कि जी हम दूसरों के साथ बहुत हम्बल हैं, या कोई और हमारे साथ बहुत हम्बल है, या हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत काइंड हैं, या हम किसी को कहते हैं कि हमने किसी को बहुत काइंडली ट्रीट किया है, तो उसके बदले में क्या होता है कि कभी कभी तो आपको काइंडनेस का जवाब काइंडनेस से मिलता है, हम्बल होने का जवाब हम्बल होने से मिलता है, लोग आपको भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आपकी हम्बलनेस को, काइंडनेस को या खामोशी को मिस जज कर जाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये हम्बल है तो हुआ करें, अगर ये काइंड है तो हुआ करें, हम तो इनको बुरा ट्रीट करेंगे, हम तो इनको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, हम तो इनकी बात का गलत जवाब देंगे या फिर अंडरएस्टिमेट करेंगे। तो कभी कभी काइंडनेस जो है वो इस तरह से भी लोगों को जो है वो सामने लेके आती है कि आपको पता चल जाता है कि लोगों का किरदार या कैरेक्टर क्या है, क्योंकि जब आप उनके साथ काइंड हो रहे होते हैं तो वो अनकाइंड हो रहे होते हैं। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस इशू पर बात करते हैं। फातिमा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, आज एक बड़ा नया टॉपिक हम जो है वो इस बारे में बात करने जा रहे हैं, काइंडनेस के हवाले से, हम्बलनेस के हवाले से। जाहिर है इसकी पॉजिटिविटी तो हम सबको पता है कि अगर आप किसी के साथ काइंड हैं, हम्बल हैं, अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो इसमें खैर भी है, भलाई भी है, आला अखलाक भी है, और डेफिनेटली ये आपके करेक्टर को भी डिफ़ाइन करता है। बट समहाउ ये होता है कि जब लोग काइंड होते हैं तो दूसरे लोग उसका कभी कभी फ़ायदा भी उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि वो आपको मिसट्रीट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उनके साथ काइंडनेस से पेश आ रहे हैं लेकिन वो आपके साथ अब्यूज़िव वे में पेश आ रहे होते हैं। तो इसके क्या रिफ्लेक्स होते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ज़रा ये बताइए। अच्छा, such an amazing topic. Once again, Sabah, thank you so much for having me. जी जी। अच्छा, kindness पे जब हम बात करते हैं तो basically it is that how you treat others, how kind you are towards you know every other person that you meet or you come across. तो उसमें जो है ना बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता कि there are certain boundaries that you need to set, ठीक है? अब काइंडनेस के लिए भी आपके पास बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल काइंड हो जाए, बिल्कुल हम्बल हो जाए, आप हर चीज भूल के यू स्टार्ट सेइंग यस टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर, ठीक है? काइंडनेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप हर बात की हामी भर लें, हर किसी को यस करना शुरू कर दें, बेशक उस पर चाहे आपकी you know कोई भी आपकी important चीज is at risk, you will be it your reputation, be it your you know peace of mind, anything. So what I think is कि we need to set boundaries. हमें boundaries set करना बहुत ज़रूरी है। हमें you know अपने लिए obviously आपको सबके लिए सोचना चाहिए, but आप ये देखें कि किसी के लिए कुछ करने से पहले आप ये देखें कि उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे या आपकी जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे नेगेटिव पड़ रहा है या क्या है, फिर आप जाके जो है वो
उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जो कोई भी आपसे कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करे, इट कुड बी एनीथिंग, यू नो। सो आई थिंक हमें बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ, अच्छा, इसका ना आपको, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर इस बारे में तो काइंड नहीं होगी ना कि वो उसको नहीं डांटेगी या नहीं पूछेगी। जाहिर सी बात है, उसको पूछना पड़ेगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। फिर अगर वो 2 से 3 दिन सेम कंप्लेन आती है तो फिर वो उसके घर में भी बात करेगी, फैमिली में भी बात करेगी, और इसको शिकायत करना नहीं होगा, इसको यही होगा कि इसके बारे में कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो ज़रा ये बताइए कि जो लोग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं तो वो कंप्लेनिंग नहीं होते, वो हर बात को लेट गो कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, टाइम विल हील एवरीथिंग, वक्त सब ठीक कर देगा, ओके वक्त गुजर जाने दो। लेकिन क्या होता है कि इस सिनारियो में जो आपके सामने वाली पार्टी है या आपके सामने जो भी शख्स है, खातून है, मर्द है, जो जिससे भी आप डील आउट कर रहे हैं, उसको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, उसको लगता है कि शायद आपकी कोई कमज़ोरी है, इस वजह से आप उसको जवाब नहीं दे रहे, आपकी कोई कमज़ोरी है इस वजह से आप उसको कंप्लेन नहीं कर रहे, आपकी कोई प्रॉब्लम है इस वजह से कंप्लेन नहीं कर रहे, जबकि आप ये सोच रहे होते हैं कि छोड़ो, मतलब इट्स ओके, लेट गो कर देते हैं। तो क्या ये ठीक है? लेट गो करना ठीक है? सामने वाला आपको मिसजज करता रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए या नहीं? आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम है और मैं अपनी हम्बल नेचर की वजह से, या मैं नहीं चाहता या चाहती कि मैं किसी भी झमेले में पड़ूं, टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, तो ये मेरे लिए गैर अहम चीज़ है कि मैं इसके ऊपर बात करूं और फोकस करूं। ये ठीक है या वो ठीक है कि नहीं ठीक है, लेट गो कर दें? आई थिंक देखिए, हर दफ़ा आप लेट गो नहीं कर सकते सबा, बिकॉज़ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि लोग आपको आपकी काइंडनेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल तो राइट। आपने कहा ना कि उसका मिसयूज स्टार्ट हो जाता है, और वो ज़रूर होता है, बिकॉज़ सामने वाला देख रहा होता है कि भाई मैं जो भी करूँ, हाँ, दैट पर्सन इज सो काइंड, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो हर दफ़ा कहता है इट्स ओके एंड लेट इट गो, लेट इट बी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप देखिए कि कौन आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, आप उस हिसाब से लोगों को जज करना सीखें। एंड हर दफ़ा आप लेट गो नहीं कर सकते, यू नीड टू, वही जो मैंने बाउंड्रीज की बात की, जब तक आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, देखिए, बीइंग अ काइंड पर्सन डज नॉट मीन दैट यू बिकम अ पीपल प्लीजर, ठीक है? कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्लीज करने के लिए, अच्छा जी अगर मैं काइंड नहीं, मतलब काइंड इन द सेंस कि बहुत से लोगों को लगता है कि काइंडनेस का मतलब ये है कि भाई मैंने लोगों की हामी भरनी है, हर बात में उनकी हाँ में हाँ करनी है। सो बहुत से दफा व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू बी a part of a group of friends, ठीक है, आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, या लेट्स सपोज आप किसी कम्युनिटी में मूव अराउंड करते हैं, आपके पास फ्रेंड्स नहीं बने, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ इन होने के लिए मुझे थोड़ा सा लोगों को प्लीज करना पड़ेगा, मैं स्वीट हो जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा काइंड हो जाऊँ। लेकिन आई थिंक बहुत सी दफ़ा आप आप भूल जाते हैं कि आप अपनी बहुत सी चीज़ें एट स्टेक रख रहे होते हैं जस्ट टू बिकम अ पीपल प्लीजर, एंड यू डोंट हैव टू डू दैट। यू नीड टू हैव योर ओन आइडेंटिटी, ठीक है? Being kind is your identity, but becoming a people pleaser is not, ठीक है? That shouldn't be your identity. आपको ये देखना है कि kindness आपकी उस टाइम पर ठीक है जब आप अपने आप को हार्म नहीं कर रहे, या फिर लोग आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, लोग आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा रहे। तो ऐसा कौन इंसान है जिसको नहीं समझ आए कि भाई ये मेरा फायदा उठाया जा रहा है, या मैं मतलब मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आजकल तो सबको इतना शऊर है, सब समझते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो आई थिंक इट हैज टू बी योर ओन कैलकुलेशंस, ठीक है? मतलब मैं सिर्फ आपसे ये नहीं कह रही कि जो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स है उसमें आप कैलकुलेट करना चाहिए। If I'm talking about other people at your workplace, it could be, somebody else जो कि आपका बिल्कुल close, जिसके साथ relationship नहीं है, या आप business में किसी के साथ deal कर रहे हैं, तो मैं उस पर बात करी। बहुत सी जगह पे आप kind नहीं हो सकते, आप let go नहीं कर सकते। You have to set certain boundaries. Even जो आपने अभी teachers वाली बात की कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, तो देखिए आप उसको बहुत काइंडनेस के साथ आप उसको एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि यू हैव टू डू इट। अगर आपकी 2 से 3 दफ़ा वो बात नहीं समझता, देन यू डिस्कस इट विद द पेरेंट, ठीक है? बिकॉज जाहिर सी बात है कि आप बच्चे को तो नहीं एकदम से स्कोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक काइंडनेस अपनी जगह है, बट बहुत सी दफ़ा यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एज वेल। सही। अच्छा फातिमा, ये बताइए कि आजकल जो जेंजी हैं इनका एटीट्यूड भी बड़ा स्ट्रेट है, क्लियर है, आपको ठीक लगता है जिस तरीके से फ़ौरन से जवाब दे देते हैं और फ़ौरन से, मतलब एक लम्हे ऐसा लगता है कि नहीं जी
गलत किया, लेकिन फिर आप देखते हैं तो आप सोचते हैं, आप कहते हैं नहीं ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जो है वो हम्बलनेस, काइंडनेस और रिस्पेक्टिव वे में रहते हुए अपनी शायद सही बात भी नहीं कह पाते ना दूसरों से कि नहीं जी ये ना कीजिए, तो दूसरे उसके ऊपर 10,000 जो है ना वो और चीज़ें पेश कर देते हैं, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। लेकिन अब जो जेनजीज हैं वो ठीक तरीके से बिहेव करते लोगों के साथ कि नहीं जी ठीक है, दिस इज इट एंड दिस इज दैट। आई थिंक आजकल जो है ना, हमारे टाइम पे ये होता था कि बिकॉज वी वर नॉट इन टू स्मार्टफोन्स, वी वर नॉट इन टू गैजेट्स और मतलब इस तरह की शॉर्ट्स और ये जो सारी चीज़ें यूट्यूब पे आती, तो हमें थोड़ा ठहराव था। ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम बात को सुनते थे, समझते थे और फिर हम रिस्पॉन्ड करते थे। आजकल की जनरेशन जो है वो एक तो हर चीज में दे वेरी फास्ट, यू नो, दे वांट टू गेट डन विद इट राइट देयर एंड देयर। तो आई थिंक वो बात सुनने से पहले ही आपको वो नो कर देते हैं या कुछ कहने से पहले आपको समझा देते हैं उल्टा। So I think I don't agree to some extent because देखिए kindness अपनी जगह होती है, but showing respect to the other person that's also one of the most important things. ठीक है, आप किसी के साथ अगर डिसएग्री करना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं। हाँ. ये नहीं कि आप उनको बस just say it कि oh I don't agree with you, I'm sorry and I don't want to talk to you. आप ऐसे नहीं कर सकते। You just tell them कि देखिए I disagree with you, I do understand that you have a very different perspective, but what I am trying to say is this. तो मतलब आप एक बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में आप अपनी बात रख सकते हैं, आप समझा सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल जस्ट टू डिसएग्री विद सम। राइट, ओके, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फातिमा हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे हैं कि काइंड होने का, हम्बल होने का फ़ायदा तो बहुत है, मतलब इसका इतना फ़ायदा है कि आप सोच नहीं सकते कि आप अपनी अच्छाई, अपनी पॉजिटिविटी बाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप ये सोचें कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको इसकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं कि नहीं यार ये जो बंदा है ये तो शायद ऐसे ही है और हम जो चाहें कर ले तो कोई इसमें इशू नहीं है। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिवनेस है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये काइंडनेस और हम्बलनेस में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के साथ काइंड हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब फातिमा ने जैसे एलिब्रेट किया, मैंने उनसे पूछा कि जो टीचर जो है वो कब तक नहीं शिकायत करेगी बच्चे की। जाहिर सी बात है, आप बच्चे को लेवरेज दे रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि ठीक है ओके, टीचर कहती है कि ठीक है अभी काम नहीं किया, हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है इसके साथ और कोई प्रॉब्लम होगी, 1 दिन डिले 2 दिन डिले, बट समहाउ उसने उसके पेरेंट्स से बात करनी ही होती है क्योंकि वो उसकी भलाई चाहती है कि वो ठीक हो जाए, वो चाहती है कि उसकी ओवरऑल क्लास में कोई एक बच्चा डल ना बैठे। तो इस हवाले से जब बात की जाती है तो बच्चे के दिल में टीचर के लिए डर जा जाता है। अब ये तो बच्चे और टीचर का प्रॉब्लम है, लेकिन ये हर जगह आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि कोई किसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, कोई किसी के साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और सामने वाला बंदा हम्बल है, तो वो ये समझ रहा है कि ये वीक है, इस वजह से वो किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा या इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए उस शख्स को? क्योंकि जब आप जाके सही बात भी डिस्कस करते हैं तो आपका प्रॉब्लम उस बंदे से मजीद बढ़ जाता है जिसकी आपने कंप्लेन की होती है। जी फातिमा। अच्छा, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट में रेज करना चाह रही थी, वो यही था कि बहुत से लोग आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझना शुरू कर देते हैं कि यू नो दिस पर्सन इज वेरी साइलेंट, पर्सन इज वेरी क्वाइट, तो शायद वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको कुछ भी बोल दो, हम कुछ भी कह सकते हैं, यू नो दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक अ डोर मैट, व्हिच इज नॉट ओके। यू नो यू डोंट हैव टू allow people to treat you as a doormat. Aapki kindness is one thing, but that's not your weakness. You're not weak just because you're kind. So अपनी kindness को silent मत वो करें कि as in you know अगर आपको कोई भी let's suppose somebody is being rude to you, disrespectful, आपके साथ disrespectful हो रहा है, तो आपने चुप नहीं रहना। बेशक आप जितने humble हो, आप जितने kind हो, ठीक है, आपको शुरू दिन से एक टोन सेट करना है, आपको डे 1 से लोगों को बताना है कि देखिए बीइंग काइंड डज नॉट मीन कि आप मुझे किसी तरह भी ट्रीट कर लें, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दें, आप यू नो यू स्टार्ट सेइंग थिंग्स टू मी व्हिच इज नॉट ओके।
तो आई थिंक हमें ये चाहिए कि हम पहले ही दिन से, लेट्स सपोज एट वर्क प्लेस, इट कुड बी इन अ रिलेशनशिप, कहीं पे भी आपको एक टोन सेट करना पड़ता है हर जगह पे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी काइंडनेस एक तरफ है, आपकी हम्बलनेस एक तरफ है, बट डोंट बिकम अ पीपल प्लीजर। इसको अपनी वीकनेस मत समझे, दूसरों को उसको वीकनेस ना समझने दें, और इस तरह से ना करें कि लोगों को लगता है कि भाई दिस पर्सन इज वेरी काइंड, तो हम कुछ भी करें वो हमें फॉरगिव करें। हमेशा ऐसा मैंने देखा है कि कहते हैं कि भाई शी इज वेरी काइंड, इट्स ओके, शी विल फॉरगिव यू। व्हाई वुड शी फॉरगिव यू इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स रिपीटेडली? ठीक है, सो आपको अपनी कुछ सर्टेन बाउंड्री सेट करनी है। मैं बार बार अर्ज कर रही हूँ कि I'm repeating myself saying this, that there are certain boundaries that you need to set as a person, as a human being, so that लोगों को पता हो कि उन्होंने कब आके रुक जाना है और उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बी इट एट वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, स्कूल में, कहीं पे भी, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन योर हस्बैंड वाइफ, किसी के साथ भी आपकी सर्टेन बाउंड्रीज होनी चाहिए। और दूसरे बंदे को पता होना चाहिए कि देखिए अगर मैं ये करूँगा तो बस दिस पर्सन विल माइट फॉरगिव मी, बट शी इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट व्हाट आई हैव डन। तो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप पहले से सेट कर देते हैं, आप कन्वे कर देते हैं, आई थिंक लाइफ बिकम्स अ लॉट ईजियर। सही। अच्छा फातिमा, अब हम बात करते हैं माशरे में जो आम तौर पर लोग रवैया रखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या फिर किसी भी मामले में, ज़्यादातर प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, फैमिलीज़ हैं, आप देखें वहाँ पर प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि दूसरा जो शख्स है, दूसरी जो खातून है, वो एक खातून के टुवर्ड्स काइंडनेस शो नहीं कर रही है, या वो अपना बड़ा दिल करके उसको माफ़ नहीं कर रही है, या वो लेट गो नहीं कर रही है। जो लोग लेट गो नहीं करते, ग्रजेस रखते हैं, जो लोग रिवेंज लेने पर बिलीव रखते हैं, उन लोगों को आप कैसे देखती हैं? क्या उनके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है? क्या उनके साथ कोई कॉम्प्लेक्स होता है? क्या कोई ट्रॉमा होता है? या उनका बस सिर्फ शायद उस एक शख्स पर चलता होगा जिसको वो जो काइंड है और उसको वो वीक समझ के उस पर अटैक करते हैं? जी फातिमा। What I think is कि अगर कोई किसी सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है या किसी को ट्रीट कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई हिस्ट्री में कुछ ना कुछ रहा होता है उसकी लाइफ में। ठीक है, कोई आउट ऑफ नोवेयर तो आपको उस तरह से नहीं आगे करता। मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, इट कुड बी एनी से। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रही हो तो शायद आप नेक्स्ट पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो वो जो पास्ट की जो चीज़ें होती हैं, बिकॉज हमने हील नहीं किया होता है, हम हीलिंग प्रोसेस से नहीं गुजरे होते हैं। समटाइम्स होता है इस तरह से सबा कि लेट्स सपोज कि अब मुझे आई गॉट हर्ट समवेयर, या किसी ने मेरे साथ कुछ बदतमीजी किया, अब उसको ओवरकम करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स, आई विल कीप माय सेल्फ बिजी सो दैट आई डोंट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, अब हुआ क्या, इस सब में मेरी हीलिंग नहीं हो सकती। मैं उस पेन को सही से फील नहीं कर सकती, मैंने उसको क्विकली किसी और चीज से रिप्लेस करने की कोशिश की। जब मैंने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की, फॉर द टाइमिंग इट वाज फाइन, बट हो सकता है आफ्टर 2 years 3 years कोई ऐसे सर्टेन पॉइंट पे आके मेरा वो ट्रॉमा ट्रिगर कर जाएगा, एंड मुझे वो सारी बातें याद आएंगी, एंड शायद आई विल बिकम अ बिटर पर्सन। सो आई थिंक हीलिंग का प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट। जो ऐसी औरतें जो आप कह रही हैं कि रिवेंज लेना चाहती हैं आपस में, दे नॉट काइंड टुवर्ड्स ईच अदर। आपने देखा होगा ना कि लंबे लंबे अरसे लड़ाइयाँ चल रही हैं, और मतलब उसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, बस बैठ के रिवेंज लेते रहो। ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है, आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे दो कि आप उसके बारे में सोचो, उसके बारे में आप उसके खिलाफ बात करो, आप उसके लिए सारा प्लान करो, बट वाई? क्या ज़िंदगी में सिर्फ इम्पोर्टेंस यही है कि आप लोगों से लड़ते रहेंगे? क्या इम्पोर्टेंस यही है कि आप मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही है ना, आपको अपने आप को जो है ना उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अपने कैलिबर को बेहतर करना है, आपने अपने करेक्टर को दिन ब दिन बेहतर करना है, ना कि आप दूसरों को पॉइंट आउट करते रहें। आपका किसी एक शख्स से झगड़ा हुआ तो आप उसको लेट गो नहीं करेंगे। हाँ, उससे बड़ा झगड़ा आपका ट्रैफिक में हो जाता है, उससे बड़ा झगड़ा हाथापाई तक नौबत आ जाती है आपस में। ट्रैफिक आपने देखा होगा, जब कराची में ट्रैफिक जैम होती है, लोग लड़ रहे होते हैं और किस तरीके से एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं, वो वहाँ लड़ते हैं और उसके बाद सिचुएशन हैंडल होती है, जो भी होता है, जो भी मसला जैसे भी सॉल्व होता है, हो जाता है, वो भूल जाते हैं। वो उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके साथ वो सडन लड़ते हैं, सडन जो है ना वो बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट होता है।
लेकिन वो उन लोगों को नहीं भूलते, वहाँ ईगो जाग जाती है, वहाँ सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके साथ काम करना है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बहन भाई हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं, या फिर जो मिलके ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, जो टीम वर्क है। वहाँ सबसे पहली और बड़ी चीज़ है ईगो, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई देखें मेरी इतनी ईगो है और मैं इस चीज़ को ऐसे ट्रीट करता हूँ। हालांकि इस ईगो की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर, वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है ना, लोग आपके बारे में ये बात करने लगते हैं कि नहीं भाई ये शख्स तो इस तरह का है। सो कितना ज़रूरी है अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि अगर किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये उसी का प्रॉब्लम होना चाहिए। और लेट गो करना जो है वो उसमें कितनी बड़ी स्ट्रांगनेस है, ये बताइएगा ज़रा। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जी जी बिल्कुल। Usually what happens is because I'm a very sensitive person, ठीक है, मैं हर चीज को, हर किसी के एक्सप्रेशंस को, मूड स्विंग्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ कि अच्छा ऐसा क्यों है, मैं किस तरह हेल्प आउट कर दूँ। तो जब आप ऐसे इंसान होते हो, आप सेंसिटिव होते हो, कि आपको हर किसी का इवन एक जेस्चर, अगर उसने आपको रूडली देखा है, उसने आपको इग्नोर किया, वो हर चीज आपको इफेक्ट कर रही होती है। सो इट यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट कि ओ माय गॉड शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, ओ माय गॉड मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो ये सारी चीजें मैंने लेटर ऑन ये रियलाइज किया कि इट इज ओनली अफेक्टिंग मी एज अ पर्सन, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा दिन उस बारे में सोचती रहती हूँ, और जो दूसरा इंसान था जो इस तरह से करके चला गया या चली गई, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। दैट पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, यू नो, एंड डूइंग थिंग्स, बट आई एम stuck there thinking कि यार मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसने मुझे इस तरह से देखा, या मुझसे बात, या मेरी बात का जवाब नहीं दिया, या सलाम का जवाब नहीं दिया। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि अगर कोई आपके साथ कुछ करता है तो आप उसी दफा, उसी जगह पे उस चीज को बस छोड़ के और आप आगे बढ़ जाएं, बिकॉज एक ये इस तरह का वेट है जो आप उठा के रखेंगे तो ये सिर्फ आपको तकलीफ देगा। बिल्कुल इंसान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बट आई हैव सीन कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वो बहुत कुछ कर जाते हैं लोगों के साथ और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे डू नॉट केयर, ठीक है, बड़े बड़े वो इनसेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं। सही। So the lesson that I have also learned, and I would also tell others कि please just let it be. आप जो भी कुछ होता है आप उसको वहाँ छोड़ें, आप अपने आप अल्लाह पे बिलीव रखें कि वो जो भी है आपके लिए बेस्ट करेगा इंशाल्लाह, एंड किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देगा। बिल्कुल। अच्छा, इससे ना मुझे एक और चीज़ भी याद आई, मैं अपना भी आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब हमारे साथ ज़ाहिर है ज़िंदगियों में हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, या हम जो फैमिलीज़ में जो रिलेटिव्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तो मुझे हमारे एक जानने वाले रिलेटिव्स में से हैं, तो वो यूजुअली कुछ एक होता है ना कि एक फेज़ आता है कि किसी के ऊपर के वो कभी आपसे बात करते हैं, नहीं करते, कोई उनका प्रॉब्लम होगा एंड ऑल दैट, तो मैं हमेशा उनको सलाम किया करती थी, हमेशा सलाम किया करती थी, वो कभी जवाब नहीं देते थे एंड ऑल दैट। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो उनकी मुझसे मुलाकात हुई, और जब वो शादी में मिले तो मैंने उन्हें सलाम किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो वो थोड़ा सा वो हो रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे, और उन्होंने कहा तुम्हें मैं याद हूँ बेटा? मैंने कहा जी जी मुझे याद है, और अबू आपके बारे में काफ़ी जिक्र करते थे एंड ऑल दैट। मुझे नहीं पता उनका पिछले पास्ट में क्या ग्रजेस होंगे एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा मैं बहुत हैरान हूँ कि मैंने कभी तुम्हारे सलाम का जवाब इस तरह से नहीं दिया, आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम विद योर फादर एंड ऑल, सो तुम आज भी मुझे आके सलाम कर रही हो। और मतलब वो बहुत खुश हुए, और वो थोड़ा सा हेजिटेट भी फील कर रहे थे, मतलब इस बात पे कि मैं उनको क्यों सलाम कर रही हूँ। हालांकि वो एक मेरा अच्छा जेस्चर था जो मैंने उन्हें सलाम किया, तो मुझे ये याद भी नहीं था कि उन्होंने कभी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया होगा। मेरे लिए एक रैंडम था कि ठीक है बात की या नहीं की, या अंकल ने जवाब दिया नहीं दिया, किसी इवेंट में मिले या नहीं मिले, लेकिन उनको अपनी बुराई याद रह गई, उनको जो अपना बुरा जेस्चर था ना वो याद रह गया। तो जब आप लोगों के साथ बुराइयां करते हैं, बुरे रवैये रखते हैं ना, तो आपको वो हमेशा स्ट्रेस बन के याद रहता है। लेकिन जो बंदा हम्बल है, जो बंदा जिसके लिए सब इक्वल हैं, जिसको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन बिलीव मी, आप किसी के भी साथ बुरा रवैया रखते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखेंगे, और वो स्ट्रेस बन के आपके सामने घूमता रहता है। आप कहते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम, मतलब हर टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर पर्सनैलिटी टूवर्ड्स दैट पर्सनैलिटी, कि नहीं हमें उसके साथ अब जब मिलेगा तो ये करना है। व्हाट डू यू से फातिमा? नहीं, you're right. बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक आपके ऊपर बोझ होता है जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं या किसी के साथ
होते हैं या किसी का हक आप जो है वो उसको नहीं देते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज आपको पिंच करती है। हाँ। और जो इंसान सबके साथ अच्छा है, उसका रवैया अच्छा है, वो इखलाकी तौर पे अच्छा है, तो आई थिंक वो रात को नींद तो बहुत अच्छी है। सुकून से, बिल्कुल मेरे अब्बू यही कहते थे कि बेटा अच्छाई करके भूल जाया करें, आप देखें बहुत सुकून में रहेंगे, क्योंकि बुराई करने वालों को ना नींद नहीं आती सुकून से, उनको अपनी बुराई हमेशा याद रहती है और बुराई सताती रहती है, उसमें भी कहते हैं कोई कमी रह गई, ज्यादा बुराई करनी थी हमने। थैंक यू वेरी मच फातिमा फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप लोगों को ये देखना चाहिए कि काइंडनेस ज़रूर शो करें, क्योंकि ज़िंदगी में बिना हम्बल हुए, बिना काइंड हुए आप कहीं किसी भी अपने फैमिली में बाहर कहीं भी आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपको लोगों का हमदर्द होना पड़ता है, आपको काइंड होना पड़ता है, अपनी नेचर को आपको ऐसे बिल्ड करना होता है। अगर घर से आपकी ऐसी तरबियत नहीं हुई तो खुद अपनी तरबियत करें, खुद अपने आप को ग्रूम करें। सो काइंडनेस रखना बड़ा ज़रूरी है, बी काइंड टू एवरीवन, क्योंकि काइंडनेस आप रखेंगे तो ही आप एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो एंड ऑल दैट। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, पहली प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, कम दोस्त बनाइए लेकिन ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको अच्छे मशवरे दें, जो आपकी वो बुरी बातों से रोकें और जो आपकी कामयाबी में हिस्सा डालें। मतलब गॉसिप टाइम कम कर दें, स्क्रीन टाइम कम कर दें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, अच्छा खाएं और अच्छा सोचें। आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए हमारी सोशल साइट पर। कीप वॉचिंग सिरी एट 10।